अगर आप YouTube पे TDS प्रैक्टिकल कोर्स इस तरह से सर्च करके थक चुके हैं, फिर भी आपको ऐसा कोई कोर्स नहीं मिला जिसमें TDS के इंपॉर्टेंट बेसिक, TDS का चालान पेमेंट, TDS की रिटर्न फाइलिंग और TDS का रिटर्न फाइल करने के बाद जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको आपका प्रैक्टिकल में नॉलेज मिले, तो इसी के लिए हम TDS रिटर्न फाइलिंग का एक प्रैक्टिकल कोर्स बना रहे हैं। और इस कोर्स में आप TDS रिटर्न फाइलिंग के लिए जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है और रिटर्न फाइलिंग के बाद भी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इनको प्रैक्टिकल में सीखेंगे। तो अगर आप TDS में और TDS का रिटर्न फाइलिंग में मास्टर बनना चाहते हैं तो इस कोर्स को कंप्लीट देखिए। और मेरा नाम आदित्य है और मुझे इस फील्ड में पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो अभी हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम इंडियन टैक्सेशन सिस्टम को समझते हैं। तो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में टैक्सेशन के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और बाकी जो टैक्स है वो आते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी एंड अदर जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो आते हैं। अभी डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स पेयर गवर्नमेंट को पे करता है। मतलब देखिए, इनकम टैक्स है, जिसका भी इनकम होता है वो अपने इनकम पर जो भी इनकम टैक्स लगता है उसको डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में इस तरह से नहीं होता। मतलब देखिए, आपने कोई मोबाइल खरीदा तो उस पर जो जीएसटी है उसका पेमेंट आप दुकानदार को करेंगे और वो शॉपकीपर उस जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को करेगा। मतलब एक्चुअल में जीएसटी का आपने पेमेंट किया है, लेकिन जो गवर्नमेंट को पेमेंट करना है वो शॉपकीपर कर रहा है। तो इसके लिए जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अभी इस कोर्स में हम टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इसको कवर करने वाले हैं। तो टीडीएस जो है वो एक तरह से इनकम टैक्स का पेमेंट है। मतलब जिसके भी नेम पर वो टीडीएस डिडक्ट होता है, जब हम टीडीएस को ऑनलाइन फाइल करते हैं तो उस पर्सन के पैन कार्ड पर वो टीडीएस जमा होता है। और वो जब भी इनकम टैक्स को फाइल करेगा तो उसको जो टैक्स लगने वाला है वो उस टीडीएस से माइनस होता है। और टैक्स पेमेंट करने के बाद कुछ टीडीएस बचता है तो उसका उस पर्सन को रिफंड मिल जाता है। तो टीडीएस जो है वो इनकम टैक्स में कवर होता है। अभी हम देखते हैं व्हाट इज टीडीएस। टीडीएस और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स is income tax reduced from the money paid at the time of making specified payment such as rent, commission, professional fees, सैलरी, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। मतलब टीडीएस जो है वो एक इनकम टैक्स है जो कि किसी को भी पेमेंट करते वक्त उसके पेमेंट में से हम उसको डिडक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को उसका पेमेंट करते हैं। मतलब हमें किसी को रेंट देना है, मान लीजिए 100 रुपीज, तो उसमें से 10 रुपीज हम टीडीएस को कट करेंगे और उसका पेमेंट हम गवर्नमेंट को करेंगे। और बाकी जो 90 रुपीज है वो उस लैंडलॉर्ड को देंगे जिसको हमें रेंट पेमेंट करना है। और जो 10 रुपीज हमने टीडीएस डिडक्ट किया है वो जो 10 रुपीज है वो उस लैंडलॉर्ड के पैन कार्ड पर एज ए इनकम टैक्स जमा हो जाएगा। और वो जब अपना इनकम टैक्स फाइल करेगा तो उसके टैक्स पेमेंट में से ये 10 रुपीज माइनस हो जाएंगे। व्हेन यू अर्न इनकम और मेक पेमेंट्स दैट फॉल अंडर द प्रीव्यू ऑफ टीडीएस, ए स्पेसिफिक अमाउंट इज डिडक्टेड from the payment itself and remitted to the government as a tax. The remaining amount is then given to the recipient. अभी टीडीएस को प्रैक्टिकल में समझते वक्त हमें डिडक्टर और डिडक्टी इसके कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। जो भी टीडीएस कट करता है उसको हम डिडक्टर बोलते हैं और जिसका भी टीडीएस कट होता है मतलब जो रिसिपिएंट है उसको हम डिडक्टिव बोलते हैं। और इसके पहले टीडीएस बेसिकली सर्विस पे चार्ज होता था। मतलब किसी रेंट का पेमेंट किया है या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट किया है, मतलब बेसिकली सर्विस पे चार्ज होता था। लेकिन अभी इसमें गुड्स को भी लाया गया है। सेक्शन 194Q टीडीएस ऑन गुड्स परचेस। मतलब आप किसी से 50 लाख के ऊपर गुड्स को परचेस करते हैं तो भी आपको उसका टीडीएस कट करना पड़ता है। और ये जो इंपॉर्टेंट टीडीएस के रेट है इसको हम आगे देखने वाले हैं और इसका एक चार्ट है वो भी आपको प्रैक्टिस फाइल में मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर ये जो एबीसी लिमिटेड है वो एक डिडक्टर है। और सबसे पहले देखिए, इसने जेठमलानी एसोसिएट से कंसल्टेंसी की सर्विस परचेस की है जो कि 1 लाख पर मंथ है। और जब भी एबीसी लिमिटेड जेठमलानी एसोसिएट को कंसल्टेंसी चार्जेस का पेमेंट करेगा तो 194J में तब उसको टीडीएस को डिडक्ट करना पड़ेगा। इस केस में जो एबीसी लिमिटेड है वो जेठमलानी एसोसिएट को पेमेंट कर रहा है और पेमेंट करते वक्त टीडीएस को डिडक्ट कर रहा है। तो एबीसी लिमिटेड डिडक्टर है और जेठमलानी एसोसिएट डिडक्टी है। और 1 लाख के ऊपर 194J में
10% टीडीएस को डिडक्ट करना पड़ेगा, मतलब 10,000, जिसका पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा और बाकी जो 90,000 है वो जेठमलानी एसोसिएट को देनी पड़ेगी। यहाँ पर सेकंड ट्रांजैक्शन है अमित सावंत से, जो कि एक लैंडलॉर्ड है जिसको हम रेंट का पेमेंट करते हैं 70,000 पर मंथ। अभी यहाँ पर रेंट पर सेक्शन 194I में 10% टीडीएस को कट करना पड़ेगा, जो कि 7,000 है, और बाकी जो 63,000 है वो हम अमित सावंत को दे देंगे। तो यहाँ पर एबीसी लिमिटेड डिडक्टर है और अमित सावंत डिडक्टी है। यहाँ पर थर्ड एग्जांपल है बी लिमिटेड, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जिससे हमने कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को परचेस किया था। उसको 2 लाख का पेमेंट देते वक्त हम सेक्शन 194C में @2% टीडीएस को कट करेंगे, जो कि 4,000 है, जिसका पेमेंट हम गवर्नमेंट को करेंगे, और बाकी जो 1,96,000 है उसका पेमेंट हम बी लिमिटेड को करेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में जो टीडीएस को कट करता है वो डिडक्टर है और जिसका टीडीएस कट होता है वो डिडक्टी है। अभी हम देखते हैं हु इज सपोज टू डिडक्ट टीडीएस, मतलब किसको टीडीएस कट करना है। Any person who is responsible for making payment of nature covered under the TDS provision of Income Tax Act 1961 shall be liable to deduct TDS। मतलब कोई भी पर्सन अगर इस तरह से कोई पेमेंट करता है जिस पेमेंट पर इनकम टैक्स के रूल से टीडीएस कट होना चाहिए, उस पर्सन को टीडीएस को डिडक्ट करना है। अभी कौन से पेमेंट टीडीएस के अंदर आते हैं, इसके लिए एक्सेप्शन क्या है, थ्रेशोल्ड क्या है, इसको हम आगे देखने वाले हैं। But no TDS has to deducted if a person making the payment is an individual और HUF whose books are not required to be audited। मतलब अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल है या फिर HUF है जो ऑडिट में नहीं है, मतलब टैक्स ऑडिट किसका करना पड़ता है, अगर किसी बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है या फिर प्रोफेशनल फीस है तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख के ऊपर है तो उसका ऑडिट करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, किसी भी इंडिविजुअल या फिर HUF को टीडीएस को डिडक्ट नहीं करना है, लेकिन अगर वो ऑडिट में है तो इस केस में उस पर्सन को 10 नंबर को लेना पड़ेगा और टीडीएस को डिडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन कोई इंडिविजुअल और HUF पर्सन है जिसका की ऑडिट नहीं है, लेकिन वो मोर देन 50,000 पर मंथ रेंट का पेमेंट करता है, तो भी उसको 5% से टीडीएस को डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर वो टैक्स ऑडिट के लायबल नहीं है तो भी, लेकिन उसको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है, वो इनकम टैक्स पे जाकर डायरेक्ट पेमेंट कर सकता है। अभी हम देखते हैं व्हाट इज ए 10। ए 10 टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर is a 10-digit alphanumeric number issued by the income tax department to all person responsible for collecting और deducting tax। मतलब अगर आपको टीडीएस या फिर टीसीएस को कलेक्ट करना है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 10 नंबर लेना पड़ेगा। अभी हु शुड अप्लाई फॉर 10, मतलब 10 नंबर के लिए किसको एप्लीकेशन करना है। 10 should be obtained by every person responsible for TDS और TCS। मतलब इसके पहले हमने देखा कि किस पर्सन को या फिर कंपनी को TDS या फिर TCS का पेमेंट करना है, उस पर्सन या फिर कंपनी को 10 नंबर को अप्लाई करके उसको लेना पड़ेगा। और 10 नंबर जो है वो आप किसी भी TDS या फिर TCS का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर वो मेंशन होता है, मतलब TDS TCS के जो रिटर्न होते हैं, इसके चलन का जो पेमेंट होता है, इस पर ये मेंशन होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ 10 नंबर, अगर आप 10 नंबर नहीं लेते तो आप कोई भी TDS या फिर TCS के रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब भी ये बात मालूम हो जाएगी कि आपको TDS और TCS को कट करना है, फिर भी आपने 10 नंबर नहीं लिया है और TDS या TCS कट नहीं कर रहे हैं, तो आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो आपके एक्सपेंसेस है जिसका आप इनकम टैक्स में सेटअप लेते हैं, वो डिसअलाउ हो जाएंगे, और ऊपर से आपने 10 नंबर नहीं लिया है, इसके लिए 10,000 की पेनल्टी लगेगी। अभी बेसिकली टीडीएस की कंसेप्ट क्या है और गवर्नमेंट ने इसको क्यों अप्लाई किया। तो अभी देखिए, आपको किसी भी पर्सन को पेमेंट करना है तो पेमेंट करने के बाद आप अपने इनकम टैक्स में उसको एज ए एक्सपेंसेस दिखाएंगे और आपका जो प्रॉफिट है उतने अमाउंट से कम हो जाएगा। मतलब देखिए, आपका जो सेल्स था वो 100 रुपीज था और आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था जिसके लिए आपने उसको 50 रुपीज का पेमेंट किया है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 50 रुपीज है और इस 50 रुपीज पे आप गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे। लेकिन ये जो 50 रुपीज है इसका पेमेंट आपने ए लिमिटेड को किया है, लेकिन ए लिमिटेड क्या करता है, अपने इनकम टैक्स को फाइल ही नहीं करता है, वो अपना कोई इनकम शो ही नहीं करता है, तो गवर्नमेंट के पास भी इसका कोई ट्रैक नहीं है कि ए लिमिटेड को कोई पैसा मिला है या फिर नहीं मिला है।
तो इसके वजह से टैक्स की चोरी होती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि टीडीएस को इंट्रोड्यूस किया। मतलब जब भी आप पेमेंट देते हैं तो पेमेंट में से उसके इनकम टैक्स को कट कीजिए, मतलब टीडीएस को कट कीजिए और उसका पेमेंट डायरेक्ट गवर्नमेंट को करना है। मतलब गवर्नमेंट को ये मालूम होता है कि एक्स लिमिटेड ने ए लिमिटेड को 50 रुपीज का पेमेंट किया है और उस 50 रुपीज में से 5 रुपया काटकर गवर्नमेंट को टीडीएस पेमेंट किया है। तो अभी ए लिमिटेड को उसका इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि उसको जो पेमेंट मिला है उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है और उसको जो भी टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा उसमें से ये 5 रुपीज माइनस हो जाएंगे और उसमें से भी कुछ बचता है तो उसको उसका रिफंड मिल जाएगा। अभी हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ 10। मतलब जब भी आप 10 नंबर लेंगे तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। तो ये जो होता है वो अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक इस तरह से 10 डिजिट का होता है। उसमें से जो फर्स्ट 4 डिजिट होते हैं वो लेटर होते हैं और जो फर्स्ट 3 लेटर होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके जुरिडिक्शन को जिसने आपके 10 को इश्यू किया है, और जो 4th लेटर होता है वो आपके नेम का इनिशियल होता है। मतलब मेरा नेम आदित्य है तो यहाँ पर ए रहेगा। और नेक्स्ट जो 5 डिजिट होते हैं वो न्यूमेरिकल होते हैं और वो यूनिक नंबर जनरेटेड बाय सिस्टम, मतलब सिस्टम उसको जनरेट करता है। और जो लास्ट होता है वो लेटर होता है और वो भी सिस्टम जनरेटेड यूनिक लेटर होता है। अभी 10 एप्लीकेशन प्रोसेस। तो 10 नंबर को आपको कैसे अप्लाई करना है, तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आपके नजदीक जो 3 फैसिलिटेशन सेंटर होगा वहां पर आपको जाना पड़ेगा और वहां पर फॉर्म 49B को आपको फिल करना पड़ेगा और उनको देना पड़ेगा और उनकी जो भी फीस है वो भी आपको देनी पड़ेगी। तो ये जो 3 सेंटर है इसको कैसे फाइंड आउट करना है इसको हम आगे देखेंगे। और अगर आप ऑनलाइन 10 नंबर के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आपको NSDL की वेबसाइट पे जाना है और वहां से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अभी व्हेन टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड, मतलब टीडीएस को किस वक्त कट करना है। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ पेई, मतलब उस पर्सन का जब भी आपके पास इनवॉइस आता है और उस पार्टी को आप क्रेडिट करते हैं, मतलब उसकी एंट्री आपके बुक्स में करते हैं, तो उस वक्त, या फिर एट द टाइम ऑफ पेमेंट, बाद में वो पेमेंट कैश में हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, चेक से हो सकता है या फिर किसी अदर मोड में हो सकता है। विच एवर इज अर्लियर, मतलब आप जब उस पार्टी को क्रेडिट करते हैं या फिर पेमेंट करते हैं तो उसमें से सबसे पहले जो होगा उस वक्त आपको टीडीएस को कट करना है। मतलब ज्यादातर बार पहले हम इनवॉइस को हमारे सॉफ्टवेयर में बुक करते हैं और बाद में पेमेंट करते हैं, तो बुकिंग के वक्त ही हमें टीडीएस को कट करना है। और अगर कोई एडवांस पेमेंट है और इनवॉइस जो है वो आपको बाद में मिलने वाला है तो एडवांस पेमेंट करते वक्त ही आपको टीडीएस को डिडक्ट करना है। अभी हम देखते हैं टीडीएस रेट चार्ट। अभी ये जो चार्ट है वो फाइनेंशियल ईयर 23-24, मतलब 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, और इसका असेसमेंट ईयर होगा 24-25 जो कि इनकम टैक्स के लिए होता है। अभी इस चार्ट में टीडीएस के सेक्शन, डिडक्टी, मतलब ये रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, किसको किसको अप्लाई है। अगर आर है तो रेसिडेंट, एनआर है तो नॉन रेसिडेंट, मतलब किसको एप्लीकेबल है। उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, जब भी हम किसी भी पेमेंट पर टीडीएस को कट करते हैं तो सेक्शन और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के बेस पर टीडीएस का कितना रेट है वो डिसाइड होता है। तो यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब सैलरी का पेमेंट है तो कितना टीडीएस कट होना चाहिए, यहाँ पर इंटरेस्ट का पेमेंट है तो कितना टीडीएस कट होना चाहिए, और यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब हर एक नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट होता है, मतलब सारे पेमेंट पर आपको टीडीएस कट नहीं करना है। इसका एक थ्रेशोल्ड लिमिट होता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर है, उसको आप वन टाइम 30,000 के नीचे पेमेंट कर रहे हैं तो आपको टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है। जब भी उसके ऊपर करते हैं तो आपको टीडीएस कट करना है। अगर आप किसी को रेंट का पेमेंट कर रहे हैं और वो जो रेंट का पेमेंट है वो पूरे साल में 2,40,000 के नीचे है तो आपको टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है। अगर उसके ऊपर है तो ही टीडीएस को कट करना है। तो ये जो होता है वो थ्रेशोल्ड लिमिट होता है। अगर आपके ट्रांजैक्शन की अमाउंट इसके ऊपर है तो ही आपको टीडीएस को कट करना है। और उसके बाद है टीडीएस रेट। तो यहाँ पर सेक्शन और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर यहाँ पर टीडीएस कितना कट होने वाला है उसका रेट डिसाइड होता है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग रेट है, और ये जो टीडीएस रेट है वो पिछले साल, इस साल और इसके आगे ज्यादातर बार सेम ही होते हैं। लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट ये जो रेट है या फिर थ्रेशोल्ड लिमिट है इसमें चेंजेस करते हैं, और जो भी उस ईयर का बजट आता है उस बजट में ये चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर ये जो बजट 2023 है
इसमें जो चेंजेस है वो यहाँ पर इंक्लूड है। मतलब ये जो रेट है वो आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 इसके लिए यूज कर सकते हैं, और इसके आगे के ईयर में कोई चेंजेस होते हैं तो उसके लिए आपको नया चार्ट यूज करना पड़ेगा। और टीडीएस रेट को देखते वक्त एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर देखिए कुछ सेक्शन में इंडिविजुअल और एचयूएफ इनके लिए अलग टीडीएस रेट होता है, और यहाँ पर अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ मतलब कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, इनके लिए अलग टैक्स रेट होता है। तो इस पर आपको ध्यान देना है। तो जब भी आप किसी का पैन कार्ड देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि अगर इंडिविजुअल पर्सन है तो उसके पैन कार्ड में जो फोर्थ लेटर होगा वो पी होगा, अगर एचयूएफ है तो एच होगा। तो इनके लिए ये जो पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर है वहां पर 1% है, और अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ मतलब अगर कंपनी है तो फोर्थ लेटर सी होगा, और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो एफ होगा। तो इसके बेस पर आपको 2% कट करना है। तो टीडीएस को डिडक्ट करते वक्त वो इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है या फिर अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो टीडीएस रेट का चार्ट है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, और मुझे कोई इंप्रूवमेंट करनी है या फिर किसी अलग टॉपिक पे वीडियो को बनाना है तो ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। अभी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उनको हम देखते हैं। यहाँ पर सेक्शन 192 और ये रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों पर एप्लीकेबल है। पेमेंट ऑफ सैलरी, यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऑफ एम्प्लॉय, और टीडीएस रेट नॉर्मल स्लैब रेट मतलब जो सैलरी होता है इस पर जो टीडीएस होता है वो आपको कंप्यूटेशन से कैलकुलेट करना पड़ता है। मतलब सैलरी का इनकम कितना है, डिडक्शन कितना है और उन पर कितना टैक्स लगने वाला है, इसके बेस पर आपको टीडीएस को कट करना होता है। मतलब देखिए आपका एजम्पशन है कि इस एम्प्लॉय को 12,000 का इनकम टैक्स लगने वाला है, तो हर मंथ को आप 1,000 टीडीएस को डिडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, यहाँ पर 194C जो कि ज्यादातर यूज होता है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर। मतलब किसी भी पर्सन को हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो सेक्शन 194C में उसके टीडीएस को डिडक्ट करना पड़ता है, और ये सिर्फ रेसिडेंट के लिए है। और यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट है, अगर कोई सिंगल ट्रांजैक्शन है और वो 30,000 तक है तो आपको टीडीएस को डिडक्ट नहीं करना है। मतलब किसी कॉन्ट्रैक्टर को आप एक ही बार 30,000 से कम अमाउंट दे रहे हैं तो आपको टीडीएस को डिडक्ट नहीं करना है। और एग्रीगेट ट्रांजैक्शन 1 लाख, ये जो थ्रेशोल्ड होता है वो पूरे साल के लिए होता है। मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को आप एक ही बार में 30,000 से नीचे पेमेंट कर रहे हैं तो आपको टीडीएस को कट नहीं करना है, और उसका पूरे साल का पेमेंट 1 लाख के नीचे है तो उसको टीडीएस कट नहीं करना है। मतलब एग्जांपल देखिए, कोई ए लिमिटेड है, उसको आप एक ही बार में 20,000 का पेमेंट करते हैं तो आपको टीडीएस को कट नहीं करना है। लेकिन एक ही बार में आप उसको 32,000 का पेमेंट करते हैं तो ये 30,000 के ऊपर है तो आपको पूरे अमाउंट पर टीडीएस को कट करना है। या फिर ए लिमिटेड को आप 20,000, 25,000 मतलब हर बार 30,000 के नीचे पेमेंट करते हैं तो जब भी आपका टोटल पेमेंट 1 लाख के ऊपर जाएगा उस टाइम से आपको टीडीएस को कट करना पड़ेगा। 194I पेमेंट ऑफ रेंट, यहाँ पर 2 सबसेक्शन है। 194I ए रेंट ऑन एंड मशीनरी, यहाँ पर थ्रेशोल्ड है 2,40,000 और टीडीएस का रेट है 2%। मतलब आप जो रेंट पेमेंट कर रहे हैं वो प्लांट एंड मशीनरी इन दोनों के लिए है तो 2% से टीडीएस कट करना है। और यहाँ पर 194I बी रेंट ऑन लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग, मतलब यहाँ पर मशीनरी नहीं है, यहाँ पर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग, तो यहाँ पर आपको 10% टीडीएस को कट करना है। तो इस चार्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं टीडीएस पेमेंट एंड रिटर्न ड्यू डेट। तो यहाँ पर जो टीडीएस का पेमेंट है वो हमें एवरी मंथ को करना होता है। मतलब अप्रैल मंथ के ट्रांजैक्शन पे हमने जो भी टीडीएस को काटा है उसका पेमेंट हमें मई के 7 तारीख तक करना होता है। मतलब नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख को। अगर मई के ट्रांजैक्शन पे टीडीएस काटा है तो 7 जून को, जून का 7 जुलाई, जुलाई का 7 अगस्त। अगर फरवरी का कोई पेमेंट है तो 7 मार्च को। लेकिन मार्च के पेमेंट के लिए हमें 1 मंथ मिल जाता है। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस टीडीएस को डिडक्ट करता है तो उनको 7 अप्रैल को ही पेमेंट करना है। तो अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं और आप टीडीएस को डिडक्ट करते हैं तो आपको 7 अप्रैल को ही पे करना है। लेकिन आप अदर देन गवर्नमेंट डिडक्टर है, मतलब प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले हैं, तो आपको 30 अप्रैल तक टीडीएस का पेमेंट करना है। मतलब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए हमें पूरा 1 मंथ मिलता है।
और टीडीएस का पेमेंट कैसे करना है, चालान को कैसे जनरेट करना है, ये हम आगे देखेंगे। अभी एक होता है टीडीएस का पेमेंट जो कि आपको हर मंथ को करना पड़ता है, और दूसरा होता है टीडीएस का रिटर्न जो कि आपको क्वार्टरली करना पड़ता है, मतलब एवरी क्वार्टर। अभी यहाँ पर अप्रैल मई जून ये फर्स्ट क्वार्टर है, और इस क्वार्टर का टीडीएस रिटर्न हमें 31 जुलाई के पहले फाइल करना होता है। मतलब हमारा क्वार्टर एंड होता है 30 जून को, और हमें 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक इस क्वार्टर के टीडीएस रिटर्न को फाइल करना होता है। यहाँ पर सेकंड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, और इसकी लास्ट डेट होती है 31 अक्टूबर, मतलब नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट। अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर, और इसके रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट होती है 31 जनवरी, और जनवरी फरवरी मार्च ये थर्ड क्वार्टर है, और इसकी लास्ट डेट होती है 31 मई। मतलब यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग के लिए हमें 2 मंथ मिल जाते हैं, अप्रैल और मई। अभी हम टीडीएस का लेट डिडक्शन करते हैं तो हमें उस अमाउंट पर इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है जो कि 1% पर मंथ, और अगर हम टीडीएस का लेट पेमेंट करते हैं तो हमें 1.5% पर मंथ इस रेट से इंटरेस्ट को पे करना पड़ेगा। और अगर हम टीडीएस रिटर्न को ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो 200 पर डे इस रेट से हमें लेट फी को पे करना पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं कि टीडीएस का इंटरेस्ट और लेट फी का कैलकुलेशन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देखिए, हमें रेंट पेमेंट करना था 1 लाख रुपीज, और उस पर 194 IB में 10% टीडीएस को कट करना था, मतलब टीडीएस अमाउंट 10,000 है। और यहाँ पर एग्जांपल है इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन लेट डिडक्शन ऑफ टीडीएस, मतलब यहाँ पर आपने टीडीएस को लेट डिडक्ट किया है जिसका इंटरेस्ट रेट है 1% पर मंथ। तो यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड है जिसने हमें इनवॉइस दिया था उसकी डेट 29 जनवरी थी, लेकिन उस इनवॉइस का पेमेंट हमने 11 फरवरी को किया, और पेमेंट देते वक्त हमने टीडीएस को कट किया। लेकिन इसके पहले हमने देखा कि जब भी पार्टी को क्रेडिट करते हैं या फिर पेमेंट करते हैं तो विच एवर इज अर्लियर तब आपको टीडीएस को कट करना है। तो यहाँ पर इनवॉइस की डेट पहली थी 29 जनवरी, उस डेट को हमें टीडीएस को कट करना चाहिए था, लेकिन हमने कट किया 11 फरवरी को। अभी यहाँ पर एक डिस्प्यूट है, यहाँ पर इनवॉइस डेट एक होती है और बुकिंग डेट एक होती है। मतलब देखिए, आपका कोई जनवरी का सर्विस परचेस का बिल है लेकिन वो आपको लेट मिलता है, मतलब देखिए आपको मार्च में मिलता है, तो आप उसके परचेस की एंट्री मार्च में करेंगे। तो आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि मुझे इनवॉइस ही मिला मार्च में लेकिन उसमें इनवॉइस डेट है जनवरी की, तो मुझे जनवरी से इंटरेस्ट को पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसकी कोई क्लियरिटी नहीं है, मतलब बहुत टाइम हमें कभी कभी 6 मंथ बाद भी परचेस के इनवॉइस मिलते हैं। तो बहुत से कंपनी में मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, जब भी बिल की बुकिंग करते हैं उस दिन को टीडीएस को काटते हैं और पेमेंट करते हैं। मतलब बहुत सारे इनवॉइसेस हमारे पास ऐसे आते हैं जिसके 3 मंथ 6 मंथ ऐसे पहले की डेट होती है। तो बहुत सारे कंपनीज बुकिंग डेट के टाइम पे ही टीडीएस को कट करते हैं। तो अभी इस केस में हमें 29 जनवरी को टीडीएस कट करना था, लेकिन हमने कट किया 11 फरवरी को। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, 29 जनवरी टू 31 जनवरी इस 1 मंथ का, मतलब यहाँ पर हम कैलेंडर मंथ को कंसिडर करते हैं, चाहे उसमें पूरा मंथ हो, 1 डेज हो या फिर 2 डेज हो, हम पूरे मंथ को कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर सेकंड मंथ है 1 फरवरी टू 11 फरवरी, क्योंकि 11 फरवरी को हमने टीडीएस को कट किया। तो ये 1 मंथ, ये 2 मंथ, मतलब 1 into 2, आपको 2% के हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। तो 10,000 पर 2% 200, मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त आपको कैलेंडर मंथ को कंसिडर करना है, मतलब उसमें 1 डे भी है तो आपको पूरे मंथ का इंटरेस्ट पेमेंट करना है। अभी यहाँ पर सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस। मतलब यहाँ पर हमने टीडीएस को टाइम पे डिडक्ट किया था, लेकिन उसका जो पेमेंट है जो कि नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख को करना होता है, उसको हमने लेट पेमेंट कर दिया, जिसका इंटरेस्ट रेट है 1.5% पर मंथ। तो यहाँ पर देखिए, हमने टैक्स को डिडक्ट किया मार्च को और टीडीएस को डिपॉजिट किया 4 मई को, लेकिन इसकी पेमेंट की ड्यू डेट 30 अप्रैल थी। जैसा कि हमने इसके पहले देखा, मार्च का पेमेंट हमें 30 अप्रैल तक करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर 19 मार्च टू 31 मार्च ये एक कैलेंडर मंथ, उसके बाद 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल ये सेकंड कैलेंडर मंथ, 1 मई टू 4 मई थर्ड कैलेंडर मंथ। तो यहाँ पर 1.5 into 3 4.5, तो यहाँ पर 10,000 पे 4.5% से आपको 450 इतना इंटरेस्ट को पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम इस तरह से नहीं कर सकते कि 30 अप्रैल हमारा ड्यू डेट था तो 30 अप्रैल तक हम कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ मई मंथ का पेमेंट करेंगे। तो इस तरह से नहीं, अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो जिस दिन से आपने टीडीएस को काटा है तो उस दिन से
एवरी कैलेंडर मंथ को आपको 1 मंथ कंसीडर करना है। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लेट रिटर्न फाइलिंग की फीस को कैलकुलेट करना है तो ये बहुत इजी है। मतलब आपकी लास्ट डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग जो कि मान लीजिए 31 मई है, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च ये 4th क्वार्टर की रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट 31 मई होती है और आपने फाइल किया 7 जून को, तो यहाँ पर इज इक्वल टू 7 जून माइनस 31 मार्च इंटर। तो यहाँ पर आपने 7 डेज लेट किया है तो 7 इंटू 200 मतलब 1400 आपको लेट फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो इंटरेस्ट और लेट फी का पेमेंट करना है ये आपको मैन्युअली नहीं करना है, आपको सिर्फ रिटर्न को फाइल करना है। उसके बाद आपको नोटिस आ जाएगी, उस वक्त आपको पेमेंट करना है। अभी हम देखते हैं कि टीडीएस के चलन का पेमेंट हमें कैसे करना है। तो टीडीएस का पेमेंट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है, जैसा कि मैं यहाँ पर क्रोम यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपको इनकम टैक्स के साइट पे जाना है, तो यहाँ पर आप ई फाइलिंग भी डालेंगे और इंटर करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो इसके पहले जो पेमेंट होते थे वो एनएसडीएल के साइट पे होते थे, लेकिन वहां पर अभी लिमिटेड बैंक है। अभी हमें टीडीएस का पेमेंट मेनली इनकम टैक्स साइट पे करना है। तो यहाँ पर देखिए www.incometax.gov.in, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर हमें ई पेड टैक्स में जाना है। यहाँ पर आपको आपका 10 नंबर डालना है, यहाँ पर अगेन 10 नंबर को डालना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आप किसी का भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये टीडीएस में रजिस्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पर ओटीपी को डालना है, उसके बाद कंटिन्यू। तो यहाँ पर आपका 10 नंबर और आपका 10 का नेम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू करना है। यहाँ पर असेसमेंट ईयर, तो यहाँ पर 24-25। तो बहुत सारे लोग फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर इसमें कंफ्यूज होते हैं। फाइनेंशियल ईयर मतलब जिस ईयर में आप ट्रांजेक्शन को करते हैं, और असेसमेंट ईयर उसका एक ईयर आगे होता है जिसमें हम इनकम की असेसमेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, जिसका असेसमेंट ईयर 24-25 है। मतलब अभी जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो 23-24, इसके रिलेटेड जो भी टीडीएस पेमेंट करना है उसकी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ और यहाँ पर पे टीडीएस और यहाँ पर प्रोसीड कर देता हूँ। यहाँ पर टीडीएस टीसीएस पेएबल बाय टैक्स पेयर यहाँ पर 200 है। यहाँ पर देखिए अलग अलग सेक्शन है, आपको अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग पेमेंट करना है। मतलब इसके पहले हमने टीडीएस का चार्ट दिखा था और वहां पर सेक्शन थे, तो यहाँ पर 194C है, तो उस अमाउंट के लिए आपको अलग टीडीएस का पेमेंट करना है। 194I मतलब टीडीएस ऑन रेंट, इसके लिए अलग चलन का पेमेंट करना है। तो सबसे पहले आपको इसका कैलकुलेशन बनाना है कि आपका टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर इसका कितना पेमेंट है, उसके बाद टीडीएस ऑन रेंट इसका कितना पेमेंट है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेक्शन को ढूंढना है। यहाँ पर आप आगे भी जा सकते हैं या फिर यहाँ पर सर्च है, तो यहाँ पर मैं कॉन्ट्रैक्टर सर्च कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर सेक्शन 194C, कोड है 94C। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद नीचे जाऊंगा और यहाँ पर कंटिन्यू। अगर आपको रेंट पे भी टीडीएस को पेमेंट करना है तो इस चलन के बाद आपको वहां पर जाकर दूसरे चलन को क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर अदर देन कंपनी डिडक्टी, उसके लिए कोड है 0021 और यहाँ पर कंपनी डिडक्टी 0020। तो इसके पहले हमने देखा कि हमें सेक्शन वाइज अलग अलग चलन का पेमेंट करना है, लेकिन उसके अंदर भी जाने के बाद यहाँ पर कंपनी डिडक्टी उसके लिए अलग पेमेंट करना है और कंपनी डिडक्टी इसके लिए अलग चलन क्रिएट करना है। मतलब आपके दोनों हैं तो 2 चलन जनरेट हो जाएंगे। अभी कंपनी डिडक्टी मतलब क्या, जो लिमिटेड कंपनीज होती है जिनके पैन कार्ड पर जो 4th लेटर होता है वो C होता है, वो कंपनी डिडक्टी। और नॉन कंपनी डिडक्टी मतलब पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरी फर्म, ये जो होती है वो नॉन कंपनी होती है। तो आपका इसका बाइफरकेशन अलग अलग करना है और दोनों के लिए आप अलग अलग चलन को पेमेंट करेंगे। तो अभी मैं आपको नॉन कंपनी डिडक्टी इसका पेमेंट करता हूँ 4816। तो यहाँ पर अदर देन कंपनी डिडक्टी, तो इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आता हूँ और बाकी जो पेमेंट है वो आपको सेम ही करने हैं, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस सेक्शन या फिर यहाँ पर कंपनी डिडक्टी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर टैक्स 4816, उसके बाद कोई सरचार्ज, सेज, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस है तो आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पर नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड, बैंक काउंटर, आरटीजीएस, एनईएफटी और यहाँ पर पेमेंट गेटवे,
यहाँ पर नेट बैंकिंग में अलग अलग बैंक है, आप अपने बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर अदर बैंक में आप अपने बैंक को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर आपकी बैंक नहीं मिलती तो यहाँ पर पेमेंट गेटवे में जाकर आप यहाँ पर स्टेट बैंक या फिर HDFC का पेमेंट गेटवे सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपके इंटरनेट बैंकिंग से इस बैंकिंग के थ्रू पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं नेट बैंकिंग में जाता हूँ, यहाँ पर HDFC बैंक, यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स में असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, आपका जो मेजर रेट है, आपका जो माइनर रेट है, पेमेंट मोड, बैंक, और यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट 94C, और यहाँ पर टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। इसको चेक करना है और यहाँ पर पे करना है। और यहाँ पर सबसे ऊपर आपका जो 10 नंबर है उसको सही से चेक करना है, क्योंकि आपने गलत 10 पर पेमेंट कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ और यहाँ पर पे नाउ, यहाँ पर आई एग्री और सबमिट टू बैंक। यहाँ पर आप रिटेल यूजर है या फिर कॉर्पोरेट यूजर है, तो मैं यहाँ पर रिटेल हूँ। यहाँ पर कस्टमर आईडी को डालना है, उसके बाद कंटिन्यू, यहाँ पर पासवर्ड, उसके बाद लॉगिन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, यहाँ पर आपको 10 नंबर शो हो जाएगा, यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ और यहाँ पर OTP डाल के मैं पेमेंट को सबमिट करूंगा। तो इस तरह से हम TDS का पेमेंट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि TDS का पेमेंट करने के बाद उसके चलन को इनकम टैक्स पोर्टल से कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर मैं ई फिलिंग पे जाता हूँ, यहाँ पर इनकम टैक्स, यहाँ पर लॉगिन, और अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आपको यहाँ पर 10 नंबर को डालकर रजिस्टर करना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन सिंपल है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर यूजर आईडी में हम हमेशा पैन डालते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर 10 नंबर डालना है जो कि पहले से यहाँ पर रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ और यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू। तो यहाँ पर लॉगिन होने के बाद हमें ई फाइलिंग में जाना है, यहाँ पर ई पे टैक्स, यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री में जाना है, और यहाँ पर जो आपने पेमेंट किया है वो आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर एक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर डाउनलोड, इसको मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये चलन है, यहाँ पर 10 नंबर, नेम, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, मेजर रेट, माइनर रेट, नेचर ऑफ पेमेंट, अमाउंट, सीन नंबर, और यहाँ पर डेट ऑफ डिपॉजिट, BSR कोड और चलन नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि TDS का रिटर्न फाइल करते वक्त ये सब आपको डालना पड़ता है। तो इस तरह से हम TDS के चलन को इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने इनकम टैक्स पोर्टल से पेमेंट किया है तो ये डाउनलोड होगा। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो कमेंट में यूजफुल लिखना मत भूलिए। आपके जो कमेंट है वो मुझे मोटिवेशन देते हैं। और अगर आप मुझे हेल्प करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके किसी भी एक खास फ्रेंड के साथ इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए। अभी हम TDS का रिटर्न कैसे फाइल करना है इसको प्रैक्टिकल में कवर करेंगे। तो TDS का रिटर्न फाइल करने के लिए मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसा कि विनमन है, क्लियर टैक्स है। तो ये जो है वो पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन NSDL का एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि एक RPA सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज कर सकते हैं और फ्री में TDS रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो मार्केट के बाकी सॉफ्टवेयर और NSDL का फ्री सॉफ्टवेयर, इसमें फर्क क्या है कि अगर TDS पे कोई अपडेट आता है तो बाकी जो सॉफ्टवेयर है उनको आप वहीं पे अपडेट कर सकते हैं, लेकिन जो RPA सॉफ्टवेयर है वो आपको फिर से नया डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये फ्री सॉफ्टवेयर है तो इसमें कुछ ड्रॉबैक रहेंगे, लेकिन जो TDS रिटर्न है वो एक इजी रिटर्न है, इसमें कोई बड़ी टेक्निकल बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं किसी भी ब्राउजर को ओपन कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर TIN-NSDL, अभी मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अभी आपके नजदीक कौन सा टीम फैसिलिटेशन सेंटर है उसको आपको देखना है, तो यहाँ पर जाना है, जहाँ पर आप 10 को बना सकते हैं और ऑफलाइन रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर्च टीम फैसिलिटी सेंटर, यहाँ पर नीचे जाना है और यहाँ पर पिन कोड से और यहाँ पर स्टेट से आप यहाँ पर टीम फैसिलिटेशन सेंटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर सर्विसेज में जाता हूँ और यहाँ पर ETDS, ETCS इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ और यहाँ पर देखिए ETDS, ETCS, RPU इसको सिलेक्ट करना है। अभी मैं यहाँ पर नीचे जाऊंगा और यहाँ पर देखिए डाउनलोड RPU वर्जन 4.6 इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। ये जो 4.6 है वो बाद में अपडेट हो सकता है, इसको मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, सेव। तो अभी यहाँ पर TDS RPU 4.6 और ये zip फाइल है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके हमें यहाँ पर अनजिप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए TDS RPU 4.6.gar। अगर आपके पास ये एक्सटेंशन शो नहीं हो रहा है
तो आप यहाँ पर व्यू में जाइए और यहाँ पर फाइल नेम एक्सटेंशन इसको चेक करना है, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं TDS_RPU_वर्जन, तो इसको यहाँ पर ओपन करना है। तो इस सॉफ्टवेयर के लिए आपके सिस्टम में जावा होना चाहिए और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज 2003 या फिर अब होना चाहिए। तो अगर आपके पास जावा नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करके आप जावा को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जावा के अलग अलग वर्जन है, या फिर आप यहाँ पर क्रोम में जाइए और यहाँ पर जावा 832 बिट इसको डाउनलोड कीजिए। अगर आपके सिस्टम में जावा नहीं है तो ये जो आइकॉन है वो यहाँ पर इस तरह से शो नहीं होगा, यहाँ पर आपको जिप का आइकॉन दिखेगा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको ओपन कर देता हूँ। ओके, अभी ये जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है। अभी पहले हमें यहाँ पर फॉर्म नंबर 24Q, इसमें हम सैलरी का TDS फाइल करते हैं। 26Q, इसमें हम अदर देन सैलरी का TDS फाइल करते हैं। 27Q, ये NRI के लिए होता है और 27EQ ये TCS के लिए होता है। तो अभी हम यहाँ पर सबसे पहले 26Q मतलब अदर देन सैलरी का TDS रिटर्न कैसे फाइल करना है ये अभी सबसे पहले देखेंगे, और यहाँ पर 24Q में TDS रिटर्न को कैसे फाइल करना है इसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर 26Q जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर मतलब रेगुलर है, या फिर आप इसके पहले TDS रिटर्न फाइल कर चुके हैं और उसमें आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर करेक्शन को सिलेक्ट करना है। लेकिन हम यहाँ पर रेगुलर रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपने इसके पहले कोई फाइल बनाई थी और उसको आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ओपन ए सेव रेगुलर फाइल, तो इस पे क्लिक करके उस फाइल को ओपन करना है, मतलब आप उसमें काम कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पर एक न्यू फाइल को बनाना है, तो यहाँ पर क्लिक टू कंटिन्यू। अभी यहाँ पर 3 पार्ट है। अभी सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म, तो यहाँ पर हमें हमारा 10 नंबर, नेम ये सब कुछ देना है। तो अभी मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ। तो सबसे पहले 10 नंबर, उसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 22-23 इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर फॉर क्वार्टर एंडेड मतलब किस क्वार्टर का रिटर्न यहाँ पर फाइल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं 4th क्वार्टर मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च। उसके बाद यहाँ पर जिनके आगे स्टार मार्क है वो यहाँ पर कंपलसरी है, बाकी जो है वो यहाँ पर नॉन कंपलसरी है। यहाँ पर जो असेसमेंट ईयर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है। यहाँ पर टाइप ऑफ डिडक्टर, तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। तो मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ, यहाँ पर कंपनी है, यहाँ पर फर्म है, तो मैं यहाँ पर इंडिविजुअल HUF इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर। अभी यहाँ पर बाकी जो डिटेल्स है इनको आप चेक कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर नीचे जाता हूँ और यहाँ पर पर्टिकुलर ऑफ डिडक्टर, तो यहाँ पर हमें डिडक्टर का नेम, ब्रांच ये सब कुछ देना है। तो यहाँ पर नेम मैं टाइप कर देता हूँ। अभी यहाँ पर आप जो नेम टाइप करेंगे वो एज पर 10 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ब्रांच अगर है तो यस करना है, अदरवाइज यहाँ पर नील। उसके बाद हमें यहाँ पर एड्रेस को देना है, यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर ईमेल आईडी, यहाँ पर पिन कोड और यहाँ पर GST नंबर, और बाकी जो डिटेल्स है इनको आप डाल सकते हैं जो कि कंपलसरी नहीं है। और यहाँ पर हैज एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न मतलब लास्ट रिटर्न में जो आपका एड्रेस था उसको आप यहाँ पर चेंज कर चुके हैं, अगर किया है तो यस करना है, अदरवाइज नो। उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पर पर्टिकुलर ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स मतलब जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम आपको यहाँ पर डालना है। मतलब अगर यहाँ पर कंपनी होगी तो यहाँ पर कंपनी का डायरेक्टर का नेम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्रोपराइटर है तो उसी प्रोपराइटर का नाम यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर मैं सेम एज अबव इस पर क्लिक कर देता हूँ, मतलब ये जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेम, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर, यहाँ पर डेजिग्नेशन तो प्रोपराइटर, यहाँ पर एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न तो एड्रेस को चेंज किया है तो यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज नो। यहाँ पर एज रेगुलर स्टेटमेंट फॉर फ्रॉम 26Q फाइल फॉर अर्लियर पीरियड मतलब इसके पहले का क्वार्टर का आप 26Q को फाइल कर चुके हैं तो यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज नो। तो यहाँ पर वार्निंग शो रही है कि अगर आपने फाइल किया है और आप यहाँ पर नो करेंगे तो ये जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होगा। तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। अभी यहाँ पर किसी क्वार्टर में आपने कोई भी TDS को डिडक्ट नहीं किया है तो उस क्वार्टर का TDS रिटर्न आप फाइल नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब यहाँ पर GST की तरह नहीं है। अगर आपका कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है
तो भी आपको नील जीएसटी रिटर्न फाइल करना है। यहाँ पर आपने कोई टीडीएस को डिडक्ट किया है तो ही रिटर्न को फाइल करना है। और इसके पहले क्वार्टर का आपने रिटर्न को फाइल किया है तो यहाँ पर रिसीप्ट नंबर को आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। यहाँ पर आपको जहां पर भी सेव करना है उस पाथ को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेव, ओके। अब यहाँ पर फॉर्म को भरने के बाद मैं यहाँ पर चलन में जाता हूँ और यहाँ पर हमें चलन डिटेल को डालना है। अभी हम यहाँ पर फॉर्म 26Q इसको फाइल कर रहे हैं, मतलब अदर देन सैलरी। और यहाँ पर हम फोर्थ क्वार्टर मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च इसका रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। तो इस रिटर्न के रिलेटेड आपने जो भी टीडीएस का पेमेंट किया है उसके चलन हमें यहाँ पर डालने होते हैं। तो यहाँ पर हमें एड रोज और यहाँ पर आपके पास कितने चलन है, तो यहाँ पर इस क्वार्टर में मैंने 4 चलन को पेड किया है तो मैं यहाँ पर 4 डाल देता हूँ और ओके, मतलब उतने रोज आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर टीडीएस मतलब उस चलन में आपने कितने टीडीएस का पेमेंट किया है वो यहाँ पर आपको डालना है। तो यहाँ पर मेरे पास चलन की डिटेल्स है तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ Ctrl+C और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, मतलब ये यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर सरचार्ज मतलब उस टीडीएस में आपने कुछ पेमेंट किया है तो यहाँ पर डालना है। यहाँ पर एजुकेशन सेस इंटरेस्ट पेमेंट किया है तो यहाँ पर डालना है। फीस, पेनल्टी अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 रहेगा तो मैं यहाँ पर जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर चलन का BSR कोड, तो मेरे पास यहाँ पर डिटेल्स है, कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर डेट ऑफ डिपॉजिट तो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर चलन सीरियल नंबर, उसके बाद यहाँ पर माइनर हेड जो आपके चलन पे होता है, मतलब 200 टीडीएस पेबल बाय टैक्स पेयर और 400 टीडीएस रेगुलर असेसमेंट रेज बाय आईटी डिपार्टमेंट, मतलब कोई नोटिस आया है और उसके अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर 400 होगा, अदरवाइज यहाँ पर 200, तो यहाँ पर 200 को सिलेक्ट कर देता हूँ। अभी टीडीएस रिटर्न जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। आपको क्वार्टर सिलेक्ट करना है, चलन डालना है और उस चलन के अगेंस्ट जो भी डिडक्टी है उनको डालना है। तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी चलन डिटेल डालने के बाद मैं यहाँ पर एनेक्चर आई डिडक्टेड डिटेल्स इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट ए रो, अभी यहाँ पर मैंने 4 चलन को डाला है तो फर्स्ट चलन में मेरे कितने डिडक्टी है, मतलब इस चलन में मैंने कितने % का टीडीएस को डिडक्ट किया है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 1 है, थर्ड में 2 है और फोर्थ में 2 है। तो यहाँ पर फर्स्ट में 2, सेकंड में 1, थर्ड में 2 और यहाँ पर फोर्थ में 2। उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट चलन के लिए 2 रोज, सेकंड के लिए 1, तीसरे के लिए 2 और फोर्थ के लिए 2। इस तरह से हमारे रो ऐड हो चुके हैं। अभी उसके बाद मुझे यहाँ पर सेक्शन को सिलेक्ट करना है, मतलब 194C है, 194I है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़े नेम है वो आपको अलग मिलेंगे। यहाँ पर 94C मतलब 194C, यहाँ पर 4IA मतलब 194IA, यहाँ पर 4IB मतलब 194IB, ये थोड़ा शॉर्ट में है। तो यहाँ पर मेरे पास सेक्शन है, इनको मैं कॉपी कर देता हूँ Ctrl+C और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर 94C, उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर हमने जो चलन की अमाउंट पे की है वो शो कर रही है तो मैं यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर सीरियल नंबर है, मतलब फर्स्ट चलन में 1 2, सेकंड चलन में 1, तीसरे चलन में 1 2 और फोर्थ चलन में 1 2। उसके बाद यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर पेन ऑफ डिडक्टी मतलब पेन नंबर को डालना है। तो यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ Ctrl+C और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ डिडक्टी, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट, मतलब आपने जिस दिन पे पेमेंट किया है या फिर क्रेडिट किया है तो इसके पहले हमने देखा तो विच एवर अर्लियर उस डेट को हमें टीडीएस को काटना है। तो यहाँ पर हमें वो डेट देनी है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर अमाउंट पेड क्रेडिटेड, मतलब उस पार्टी को हमने टोटल कितना पेमेंट किया है। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट Ctrl+C जिस पर टीडीएस डिडक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर टीडीएस अमाउंट, तो मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सरचार्ज अगर है तो डालना है, अदरवाइज यहाँ पर 0 डालना है। यहाँ पर एजुकेशन सेज, यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आपको 0 डालना है, अदरवाइज यहाँ पर एरर आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर टोटल टैक्स डिपॉजिटेड मतलब टीडीएस आ चुका है, मैं यहाँ पर आता हूँ
और यहाँ पर डेट ऑफ डिडक्शन, तो यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट, ये जो डेट आपने डाली है वही डेट यहाँ पर डेट ऑफ डिडक्शन में डालनी है। अदरवाइज आपको 1% पर मंथ इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि इसके पहले हमने देखा कि डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ डिडक्शन में अगर कोई डिफरेंस है तो 1% पर मंथ इतने इंटरेस्ट का हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर डेट ऑफ डिडक्शन, तो मैं इसी डेट को यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर डिडक्टिव कोड अगर कंपनी है तो 01 आ जाएगा और अदर देन कंपनी है तो 02 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो पैन कार्ड होता है, यहाँ पर जो फोर्थ लेटर होता है वो अगर P है मतलब ये पर्सन इंडिविजुअल है, अगर F है तो पार्टनरशिप फर्म है, अगर H है तो HUF है, और अगर C है मतलब कंपनी है। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रेट ऑफ विच TDS डिडक्टेड, मतलब TDS का रेट, तो मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पर 194C में 1% है और 194 IB में 10% है, तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद इसको सेव करना है। तो यहाँ पर जो है वो हमें सबसे पहले फॉर्म को फिलअप करना है, उसके बाद यहाँ पर चालान डिटेल्स और उसके बाद यहाँ पर डिडक्टिव डिटेल्स। तो हमें इन सब डिटेल्स को केयरफुली डालना है, नहीं तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, और एरर भी आता है तो आपको वो शो करेगा। तो सब कुछ फिल होने के बाद हमें यहाँ पर क्रिएट फाइल करनी है। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले चलन इनपुट फाइल, मतलब जो भी हमने चलन का पेमेंट किया है उसके इनपुट फाइल को हमें यहाँ पर डालना है। तो अगर आपने आपके जो चलन है उसका पेमेंट NSDL से किया है तो वहां से आपको चलन इनपुट फाइल इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, और अगर आपने इनकम टैक्स से किया है तो इनकम टैक्स से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्रोम में जाता हूँ। तो चलन इनपुट फाइल को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर हमें NSDL पे जाना है, यहाँ पर सर्विसेज और यहाँ पर चलन स्टेटस इंक्वायरी, उसके बाद यहाँ पर 10 बेस व्यू, और यहाँ पर आपको आपका 10 नंबर डालना है, और यहाँ पर जो चलन की डेट ऑफ डिपॉजिट है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है फ्रॉम से लेकर टू तक। मतलब मान लीजिए जनवरी का चलन है तो उसका पेमेंट आप फरवरी में करेंगे, तो यहाँ पर 1 फरवरी से लेकर मार्च के चलन का आपने जो लास्ट पेमेंट किया है उस पीरियड को यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर सर्च करना है। तो आपकी जो चलन फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन हमने अभी यहाँ पर इनकम टैक्स से पेमेंट किया है और इसके आगे भी हमें इनकम टैक्स से पेमेंट करना है। तो मैं यहाँ पर ई फाइलिंग में जाता हूँ, इंटर, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर लॉग इन कर देता हूँ, और यहाँ पर 10 नंबर डाल के मुझे लॉग इन करना पड़ेगा। उसके बाद ई फाइल और यहाँ पर ई पे टैक्स, और यहाँ पर देखिए चलन स्टेटस इंक्वायरी, इसको सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पर पीरियड को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर फ्रॉम, तो यहाँ पर जनवरी का चलन मैं फरवरी में पेमेंट करूंगा, तो यहाँ पर मैं 1 फरवरी सिलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर 2, तो मार्च का पेमेंट मैं यहाँ पर अप्रैल में करूंगा। लेकिन अभी यहाँ पर मैंने लेट पेमेंट किया है, तो मैं यहाँ पर 31 मई को लेता हूँ। मतलब इस पीरियड में जितने भी चलन होंगे वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर फिल्टर चलन, तो यहाँ पर आपके जो भी चलन है वो शो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड चलन फाइल, इसको आप जहां पर चाहते हैं सेव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पर चलन इनपुट फाइल, तो यहाँ पर मैं ब्राउज कर देता हूँ, और यहाँ पर जो हमने सेव की है इसको मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और ओपन। उसके बाद यहाँ पर एरर अपलोड एंड स्टैटिस्टिक रिपोर्ट फाइल पाथ, मतलब हमारे रिटर्न के फाइल कहाँ पर सेव होने चाहिए, या फिर कोई एरर है तो कहाँ पर सेव होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ब्राउज कर देता हूँ, और यहाँ पर हमें एक फोल्डर का पाथ देना है जिस पर सारे डिटेल्स सेव हो जाएंगे। उसके बाद सेव कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं वैलिडेट कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर ये सक्सेसफुल वैलिडेट हो चुका है, और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा। तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके ओके ओके। अभी यहाँ पर देखिए अलग अलग फाइल आ चुके हैं, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये FVU फाइल, क्योंकि इसी में हमारे TDS रिटर्न के सारे डिटेल्स होते हैं। अभी अगर आप ऑफलाइन TDS को फाइल करते हैं, मतलब टीम फैसिलिटेशन सेंटर में जाकर TDS को फाइल करते हैं, तो यहाँ पर इस फाइल को लेके जाना है, और ये जो PDF है यहाँ पर ऑथोराइज पर्सन की आपको सिग्नेचर करनी है, और आप इस फाइल को उनको दे देंगे तो वो उसको अपलोड करेंगे। लेकिन उसके लिए वो कुछ चार्जेस लेते हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पर कोई चार्जेस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स के साइट पर जाकर हम खुद इस FVU फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो ये जो FVU फाइल है इसको आपको जिप में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर सेंड टू, और यहाँ पर कॉम्प्रेस जिप फोल्डर। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ पर क्रोम पे जाके FVU टू जिप इस तरह से टाइप करके इसको जिप में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो अभी हम देखते हैं कि टीडीएस रिटर्न की एफयू फाइल को इनकम टैक्स पे कैसे अपलोड करना है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स में 10 के बेस पर लॉगिन करना है। उसके बाद यहाँ पर ई फाइलिंग, इनकम टैक्स फॉर्म और यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे नीचे जाना है और यहाँ पर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स मतलब टीडीएस, तो इसको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर लेट गेट स्टार्ट, यहाँ पर फॉर्म, तो यहाँ पर हम अभी 26Q इसको फाइल कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 24Q मतलब सैलरी होगा तो इसके लिए अलग एफयू फाइल बनेगी और इसको अलग से फाइल करना पड़ेगा। अभी हमारे पास 26Q अदर देन सैलरी इसकी एफयू फाइल है और इसको ही हम अभी फाइल कर रहे हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और 22-23 यहाँ पर क्वार्टर, तो यहाँ पर फोर्थ क्वार्टर, यहाँ पर रेगुलर और यहाँ पर जिस एफयू फाइल को आपने जीप में कन्वर्ट किया था उसको कॉपी करना है, Ctrl+C, यहाँ पर अटैच फाइल और यहाँ पर पेस्ट करना है, या फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ओपन और यहाँ पर प्रोसीड टू ई वेरीफाई और यहाँ पर हमें इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आधार का ऑप्शन है, मतलब यहाँ पर जो ऑथोराइज पर्सन है उसके आधार पे जो नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है डीएससी का, यहाँ पर नीचे ईवीसी है। अभी मैं यहाँ पर डीएससी को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे पास डीएससी है और यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने ईएम साइनर को ऑलरेडी डाउनलोड किया है। अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए नीचे ऑप्शन है। तो यहाँ पर मेरा जो डीएससी है वो अटैच है, तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। प्रोवाइडर के बाद सर्टिफिकेट और मुझे यहाँ पर पासवर्ड टाइप करना है और उसके बाद साइन पे क्लिक करना है। अभी हमारा टीडीएस रिटर्न ऑनलाइन सबमिट हो चुका है और इसके लिए हमें कुछ भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अभी रिटर्न के रिसीप्ट को डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ पर ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म और यहाँ पर व्यू फाइल फॉर्म, यहाँ पर मैं व्यू ऑल कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2022-23 फोर्थ क्वार्टर, यहाँ पर मैं डाउनलोड रिसीव कर देता हूँ। यहाँ पर चेक करना है और डाउनलोड और यहाँ पर सेव कर देता हूँ। इसको ओपन कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर हमारी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर, यहाँ पर आरआर नंबर, उसके बाद यहाँ पर नेम, टैन नंबर, एड्रेस, फॉर्म नंबर, यहाँ पर फॉर्म नंबर, तो यहाँ पर 26Q है तो 24Q, 26Q, इसके लिए अलग अलग टीडीएस का रिटर्न फाइल होता है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर 4, फाइलिंग टाइप रेगुलर और यहाँ पर जिसने वेरीफाई किया है उसका पैन नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप फ्री में टीडीएस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। और अभी आप टीडीएस रिटर्न को फाइल करना सीख चुके हैं तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके जो भी खास फ्रेंड है जो इसको सीखना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए। तो अभी हम फॉर्म 24Q मतलब टीडीएस ऑन सैलरी, इसको एनएसडीएल के आरपीए यूटिलिटी में कैसे प्रिपेयर करना है ये देखेंगे। तो जब आप फॉर्म 24Q में सैलरी पे टीडीएस पेड करते हैं उसके पहले आपको सैलरी पे टीडीएस कैसे कैलकुलेट करना है ये मालूम होना चाहिए। तो सैलरी पे टीडीएस कैलकुलेट करने के लिए कोई भी एग्जैक्ट रेट नहीं है, तो उसके लिए आपको इसका कैलकुलेशन करना पड़ता है कि इस एम्प्लॉय को इस साल में कितना टैक्स लगने वाला है और उसको डिवाइड बाय 12 करके आप हर मंथ को टीडीएस पेड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो मालूम होना चाहिए। अभी जो इनकम टैक्स के स्लैब है वो दो है, मतलब एक ओल्ड टैक्स रेट और एक न्यू टैक्स रेट। आपको जो भी अच्छा लगता है, मतलब जिसमें आपका टैक्स सेव होता है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों स्लैब रेट है। तो जो ओल्ड टैक्स रेजिम में जो स्लैब रेट है वो इस प्रकार से है, 0 to 2,50,000 0% टैक्स है, 2,50,000 to 5 lakhs 5% टैक्स लगेगा, उसके बाद 5 lakhs to 10 lakhs 20% टैक्स लगेगा और अबव देन 10 lakhs 30% टैक्स लगेगा। और अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख के नीचे है तो सेक्शन 87A में आपको 12,500 इतने टैक्स अमाउंट का रिबेट मिल जाता है। अभी जो न्यू टैक्स रेट है वो इस प्रकार से है, 0 to 3 lakhs 0% है, 3 lakhs to 6 lakh 5% है, 6 lakh to 9 lakhs 10% है, 9 to 12 15%, 12 to 15 20% एंड अबव देन 15 lakh 30% टैक्स रेट है। तो दोनों में से आपके लिए कौन सा अच्छा है इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि 80C में आपका डिडक्शन कितना है।
क्योंकि जो ओल्ड टैक्स रेजिम है इसमें आपको जो डिडक्शन होता है ये 1,50,000 तक मिलता है। तो यहाँ पर टैक्स का स्लैब है और यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनकम डाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका 8 लाख है और यहाँ पर आपकी 80C में इन्वेस्टमेंट कितनी है, मतलब LIC, PF। तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट डालनी है जो भी आपकी है। तो यहाँ पर ओल्ड स्लैब में आपको कितना टैक्स लगने वाला है और न्यू स्लैब में आपको कितना टैक्स लगने वाला है, ये कैलकुलेशन हो जाएगा। अभी ये जो एक्सेल शीट है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको आपके पास जितने भी इंप्लॉय है जिनका TDS आपको डिडक्ट करना है उनका हर एक का टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंपटीशन है, मतलब हमें किस तरह से इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, उसके बाद जो भी अलाउंसेस है उसको इसमें ऐड करना है। उसके बाद इंप्लॉय को जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16 में जो कि 50,000 है, और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट मतलब प्रोफेशनल टैक्स, इन दोनों को इसमें से माइनस करना पड़ेगा और उसके बाद इनकम चार्जेबल अमाउंट आ जाएगी। और अगर उस एम्प्लॉय का हाउसिंग लोन है और वो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मतलब उस हाउस में वो खुद रहना चाहिए, तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है वो इंटरेस्ट यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसमें लेस होता है अप टू 2 लाख। मतलब आपका 2 लाख के ऊपर है तो आपको 2 लाख तक डिडक्शन मिल जाएगा, या फिर 2 लाख के नीचे है तो आपका जितना एक्चुअल है मतलब 50,000, 60,000 उतने इंटरेस्ट का यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा। तो उतना इंटरेस्ट यहाँ पर माइनस करना है, मतलब इसमें से ये माइनस होने के बाद यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। उसके बाद डिडक्शन अंडर चैप्टर 5, तो यहाँ पर 80D में आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस है जिसको आप पेड करते हैं उसका जो प्रीमियम है उसका डिडक्शन मिल जाता है। अगर सेल्फ के लिए है तो 25,000, और अगर सीनियर सिटीजन मतलब पेरेंट के लिए भी आप मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसका प्रीमियम अप टू 50,000 मतलब 50,000 प्लस यहाँ पर आपका 25,000 मतलब 75,000 तक आप डिडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अंडर 80C, इसमें आपकी LIC, PF, हाउसिंग लोन का रीपेमेंट मतलब इंटरेस्ट हमने यहाँ पर माइनस किया, लेकिन उस लोन पे जो रीपेमेंट होता है उसको हमें यहाँ पर माइनस करना है। मतलब अगर आपका हाउसिंग लोन है तो उसमें जो इंटरेस्ट लगता है और रीपेमेंट दोनों का डिडक्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर ट्यूशन फी और 80C में और भी बहुत सारे डिडक्शन है उनको यहाँ पर माइनस करना है, और जो टोटल डिडक्शन है वो यहाँ पर 1,50,000 ही मिल जाता है। ये हम ओल्ड टैक्स रेजिम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 80C का 1,50,000, तो यहाँ पर पेरेंट का भी है तो मैं यहाँ पर 57,000 कर देता हूँ। तो यहाँ पर 1,50,000 प्लस यहाँ पर 57,000, यहाँ पर 2,07,000 डिडक्शन है, और इस ग्रॉस टोटल इनकम में से ये 2,07,000 यहाँ पर माइनस होके टोटल इनकम आ जाएगा जो कि 6,27,145 है। अगर ये 5 लाख के नीचे होगा तो आपको 12,500 का रिबेट मिलता है, लेकिन ये 5 लाख के ऊपर है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर राउंड ऑफ और यहाँ पर टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो यहाँ पर टोटल टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है, तो यहाँ पर आप डाल के कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर मैनुअली भी कर सकते हैं। मतलब देखिए अप टू 2,50,000 कुछ भी नहीं, उसके बाद 2,50,000 टू 5 लाख यहाँ पर 5%, मतलब आगे के जो 2,50,000 है उसमें यहाँ पर हम 5% इंटू 5% इंटर मतलब 12,500, और बाकी जो अमाउंट है 5 लाख टू 10 लाख यहाँ पर 20%, तो इज इक्वल टू यहाँ पर टोटल इनकम माइनस यहाँ पर ये माइनस यहाँ पर ये इंटर। तो यहाँ पर 1,27,150 इतना रिमेनिंग है, तो इस पर हम इज इक्वल टू दिस इंटू 20% इंटर और इट इज इक्वल टू इंटर। तो यहाँ पर टोटल टैक्स कितना है 37930 और यहाँ पर एजुकेशन सेज जो कि 4%, मतलब देखिए इज इक्वल टू यहाँ पर टैक्स इंटू 4% इंटर। तो यहाँ पर 1517 जो एजुकेशन सेज है वो 4% जो भी इनकम टैक्स है उस पर कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर टैक्स प्लस सेज यहाँ पर 39447, यहाँ पर 39447। तो आफ्टर डिडक्शन आपका जो इनकम टैक्स पेबल है वो यहाँ पर 39447 है। तो यहाँ पर टीडीएस पेबल इज इक्वल टू 39447 डिवाइडेड बाय 12,
क्योंकि आप हर मंथ यहाँ पर टीडीएस पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर 3287 इतना टीडीएस आपको हर मंथ उस एम्प्लॉय के सैलरी से कट करना है और उसको गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। और ईयर के लास्ट मंथ में मतलब मार्च में आपको दोबारा इसको कैलकुलेट करना है, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट चेंज है या फिर बाकी डिटेल्स चेंज है तो आपको इसको दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा और जो भी डिफरेंस प्लस माइनस है उसको लास्ट टीडीएस रिटर्न में आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो दोनों शीट है मतलब कंप्यूटेशन और यहाँ पर ये कैलकुलेशन, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम देखते हैं कि एवरी क्वार्टर को 24Q मतलब सैलरी का टीडीएस रिटर्न को कैसे प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर मैंने जो सैलरी के टीडीएस पेमेंट किया है उसके चलन के डिटेल्स यहाँ पर है और टीडीएस के चलन का पेमेंट कैसे करना है इसको हम पहले देख चुके हैं। सिर्फ आप जो सेक्शन सिलेक्ट करते हैं मतलब वहां पर हमने कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट किया था, यहाँ पर आपको टीडीएस ऑन सैलरी सेक्शन 192 इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम फोर्थ क्वार्टर मतलब जनवरी फरवरी मार्च इसके रिटर्न को प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर चलन मंथ मतलब जनवरी फरवरी मार्च, उसके बाद टीडीएस अमाउंट मैंने कितने टीडीएस का पेमेंट किया है। तो यहाँ पर सैलरी का टीडीएस है तो हर मंथ में ये मेरा सेम ही है, आपका ये अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चलन सीरियल नंबर, माइनर हेड और सेक्शन। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर एम्प्लॉय की डिटेल्स है, मतलब यहाँ पर जनवरी में कितने एम्प्लॉयज थे, फरवरी में कितने एम्प्लॉयज और मार्च में। यहाँ पर पैन नंबर, एम्प्लॉय के नेम, सेक्शन, डेट ऑफ पेमेंट मतलब सैलरी कब दी है, टोटल अमाउंट पेड और टीडीएस। और उसके बाद ये बाकी डिटेल्स है ये कब काम में आते हैं ये हम आगे देखेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर टीडीएस टीसीएस रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी जो कि आरपीओ सॉफ्टवेयर है उसको मैंने यहाँ पर ओपन किया है और इसको कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है ये हम देख चुके हैं। यहाँ पर फॉर्म नंबर, तो यहाँ पर इसके पहले हमने 26Q देखा था मतलब अदर देन सैलरी। तो अभी हम यहाँ पर 24Q मतलब टीडीएस ऑन सैलरी, उसके बाद यहाँ पर रेगुलर और इसके पहले आपने कोई फाइल सेव की है तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं और न्यू फाइल बनाने के लिए यहाँ पर क्लिक टू कंटिन्यू। उसके बाद सबसे पहले फॉर्म, तो इसको कैसे प्रिपेयर करना है ये हमने इसके पहले डिटेल में देखा है तो अभी मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं समझाऊंगा। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर 22-23 ओके, यहाँ पर क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, यहाँ पर 10 नंबर, यहाँ पर टाइप ऑफ डिडक्टर, इंडिविजुअल एचयूएफ, यहाँ पर पैन नंबर। उसके बाद नीचे जाता हूँ, यहाँ पर डिटेल ऑफ डिडक्टर मतलब एम्प्लॉयर का नेम, ये आपको एज पर 10 नंबर डालना है। यहाँ पर पिन कोड, यहाँ पर एड्रेस, यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर ईमेल आईडी, यहाँ पर एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न, तो यहाँ पर चेंज किया है तो यस करना है, अदरवाइज नो। उसके बाद नीचे जाता हूँ, यहाँ पर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन मतलब जो भी ऑथोराइज पर्सन है, अगर कंपनी है तो डायरेक्टर, अगर प्रोप्राइटर है तो यहाँ पर सेम नेम आ जाएगा। यहाँ पर सेम एज अबव मतलब एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पर नेम, यहाँ पर डेजिग्नेशन, यहाँ पर एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न, तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। और यहाँ पर हैज रेगुलर स्टेटमेंट ऑफ फॉर्म 24Q फॉर अर्लियर पीरियड मतलब इसके पहले क्वार्टर का आपने 24Q को फाइल किया है तो यहाँ पर यस करना है। और आपको यहाँ पर रिसीप्ट नंबर देना है क्योंकि सैलरी पे जो टीडीएस कट होता है वो हर मंथ को होता है, क्योंकि हर मंथ को हम सैलरी देते हैं। तो यहाँ पर आपको यस करना है। और इसके पहले क्वार्टर का आपने 24Q फाइल किया है, इसका रिसीप्ट नंबर आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर सेव। अभी मैं यहाँ पर चलन में जाता हूँ, तो अभी हम इसको इसके पहले सीख चुके हैं तो अभी मैं यहाँ पर फास्ट में करूंगा। यहाँ पर एड रोज, तो यहाँ पर मेरे पास 3 चलन है, यहाँ पर ओके, यहाँ पर टीडीएस अमाउंट, तो यहाँ से कॉपी कर देता हूँ Ctrl+C और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर सरचार्ज, एजुकेशन सेज, इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी अगर कुछ है तो डालना है, अदरवाइज यहाँ पर 0 ही रखना है। अगर कुछ ब्लैंक करेंगे तो एरर आ सकता है। तो मैं अभी यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर बीएसआर कोड जो कि बैंक का कोड होता है जो आपको चलन पे मिल जाएगा। यहाँ पर डेट ऑफ डिपॉजिट, यहाँ पर चलन सीरियल नंबर और यहाँ पर माइनर हेड, तो यहाँ पर 200, अगर रेगुलर टैक्स पेमेंट है तो 200 और कोई असेसमेंट के अगेंस्ट पेमेंट है तो यहाँ पर 400। तो यहाँ पर आपको हमेशा सेव करना है। उसके बाद यहाँ डिडक्टिव डिटेल्स, यहाँ पर इंसर्ट एरो, यहाँ पर फर्स्ट चलन में मेरे 3 एम्प्लॉय है, सेकंड में 3 है और थर्ड में 3 है। तो यहाँ पर फर्स्ट में 3, सेकंड में 3 और थर्ड में 3। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देता हूँ।
तो यहाँ पर फर्स्ट चलन के लिए 3 रोज, सेकंड चलन के लिए 3 रोज और थर्ड चलन के लिए 3 रोज ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर सेक्शन अंडर विच पेमेंट मेड, मतलब कौन से सेक्शन में आप पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 92A मतलब पेमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉई अदर देन यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। यहाँ पर 92B मतलब पेमेंट ऑफ एम्प्लॉई अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो अगर आप अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई का यहाँ पर टीडीएस पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर 92B, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको शो करेगा, तो यहाँ पर 92B है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास यहाँ पर सेव है, इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर एम्प्लॉय के पैन नंबर, तो इसको कॉपी कर देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम, तो इसको कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट मतलब सैलरी की डेट, तो इसको कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप एक्सेल में डेटा को प्रिपेयर करेंगे तो आप बहुत ही इजीली टीडीएस रिटर्न को प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर अमाउंट पेड क्रेडिटेड मतलब टोटल सैलरी, तो इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट। यहाँ पर टीडीएस कितना डिडक्ट किया है, तो यहाँ पर इसको कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट। यहाँ पर सरचार्ज अगर कुछ नहीं है तो 0 डालना है, तो यहाँ पर 0 कॉपी पेस्ट। उसके बाद एजुकेशन सेज, तो यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर डेट ऑफ डिडक्शन मतलब अपने टीडीएस को कब डिडक्ट किया है, तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ डिडक्शन इसको हमें सेम ही डालना है। यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। अगर आप 24Q मतलब टीडीएस ऑन सैलरी, इसका रिटर्न आप फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर इन 3 क्वार्टर का फाइल कर रहे हैं तो आपको इतनी डिटेल्स को देना है। मतलब यहाँ पर फॉर्म, चलन और यहाँ पर एनेक्सर 1 डिडक्टेड डिटेल्स। लेकिन अगर आप फोर्थ क्वार्टर का फाइल कर रहे हैं, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च ये लास्ट क्वार्टर होता है, तो यहाँ पर आपको एनेक्सर 2 सैलरी डिटेल्स मतलब उस एम्प्लॉय को आपने टोटल कितनी सैलरी दी है, उसका डिडक्शन कितना है और उसको टोटल टैक्स कितना लगने वाला है, जो कि इसके पहले हमने कॉम्पुटेशन को बनाया था, उस कॉम्पुटेशन को हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये भी मेरे पास यहाँ पर एक्सेल में रेडी है। यहाँ पर मैं ऐड रोज कर देता हूँ और अभी यहाँ पर पूरे साल में हमारे पास 3 एम्प्लॉय है, तो मैं यहाँ पर 3 डाल देता हूँ और ओके। अभी सैलरी डिटेल्स को यहाँ पर क्यों डालना होता है, तो गवर्नमेंट को मालूम चल जाता है कि इस एम्प्लॉय की टोटल सैलरी कितनी थी, टोटल डिडक्शन कितना था और आपने जो टीडीएस का पेमेंट किया है वो सही किया है या फिर कम किया है, तो ये गवर्नमेंट को मालूम हो जाता है। और सेकंड है, इस एम्प्लॉय का जो फॉर्म नंबर 16 है उसमें बी पार्ट को जनरेट होता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक फॉर्म नंबर 16 है, ये पार्ट ए होता है। मतलब यहाँ पर एम्प्लॉयर का नेम और एड्रेस, यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम और एड्रेस, यहाँ पर बाकी डिटेल्स होते हैं। यहाँ पर असेसमेंट ईयर, यहाँ पर फॉर्म 2। तो ये जो है वो क्वार्टर 1 में कितने अमाउंट को पेड किया, कितना टीडीएस डिडक्ट किया और कितना डिपॉजिट किया, क्वार्टर 1, 2, 3, 4। ये जो है वो डिटेल्स हमारे टीडीएस रिटर्न से जनरेट होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए फॉर्म नंबर 16 पार्ट बी। अभी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी, उसके बाद नीचे जाएंगे तो बाकी जो अलाउंसेस और डिडक्शन है वो यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट मतलब प्रोफेशनल टैक्स, यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन, उसके बाद इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। यहाँ पर नीचे जाता हूँ और यहाँ पर चैप्टर 5 में 80C में यहाँ पर डिडक्शन है और ये जो है वो पीएफ है। उसके बाद हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर एग्रीगेट डिडक्शन और यहाँ पर टोटल टैक्सेबल इनकम मतलब डिडक्शन के बाद कितना टैक्सेबल है। और अगर कोई टीडीएस पेड किया है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर सैलरी कम है इसके लिए टीडीएस का पेमेंट नहीं है। तो ये जो सारे डिटेल्स यहाँ पर फॉर्म 16B में आते हैं वो इसके बेस पर आते हैं। तो आपके पास जितने भी एम्प्लॉय है अगर उनका टीडीएस पेमेंट है या फिर नहीं है, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर डालने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पैन नंबर, तो यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर नेम, कॉपी पेस्ट। यहाँ पर डिडक्टिव टाइप्स, तो यहाँ पर वुमेन है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन या फिर अदर्स है। तो मोस्टली हमारा अदर्स या फिर वुमेन आ जाएगा। अगर 60 ईयर के ऊपर है तो सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर सेव है, इसको कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर अदर्स, यहाँ पर डेट ऑफ विच एम्प्लॉयड विद करंट एम्प्लॉयर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब यहाँ पर कब से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर 1 अप्रैल
तो यहाँ पर 31 मार्च, लेकिन अगर कोई इम्प्लॉई यहाँ पर बीच में से आपको ज्वाइन किया है, मतलब अक्टूबर नवंबर, तो यहाँ पर वो डेट आ जाएगी। तो यहाँ पर सब अप्रैल से है तो कॉपी पेस्ट, यहाँ पर डेट फ्रॉम और यहाँ पर डेट टू मतलब कब तक, तो यहाँ पर 31 मार्च यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर रिपोर्टेड टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव फ्रॉम अदर एम्प्लॉयर, मतलब आपके अलावा किसी अदर एम्प्लॉयर से इस एम्प्लॉय को सैलरी मिला है तो यहाँ पर डालना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर 0 डालना है। जहां पर भी आपकी कोई अमाउंट नहीं है वहां पर आपको 0 डालना है, मतलब कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पर टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 III, मतलब यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर देखिए इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 IA, मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि हर एक एम्प्लॉयर को मिलता है 50,000, वो डालना है। तो यहाँ पर कॉपी, यहाँ पर पेस्ट। यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 192 सबसेक्शन 2B, हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है उसको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर देखिए इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और ये जो इनकम है वो हमें माइनस में डालना है क्योंकि हमें इसका डिडक्शन मिलने वाला है। यहाँ पर हर जगह पर 0 डालना है। उसके बाद मैं यहाँ पर लास्ट चालू कर देता हूँ। यहाँ पर वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 BAC, मतलब न्यू टैक्स रेजिम। तो इसके पहले हमने देखा है कि ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम, इसके अलग अलग स्लैब रेट है। आपको जो अच्छा लगता है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर न्यू टैक्स रेजिम को लिया है तो यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज नो। तो यहाँ पर हम ओल्ड टैक्स रेजिम में है तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर हमें ग्रॉस सैलरी को डालना है तो यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कोई परक्विजिट है तो यहाँ पर आपको डालना है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी तो यहाँ पर डालना है, ट्रैवल कंसेशन तो यहाँ पर डालना है, डेट कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी तो यहाँ पर डालना है, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन तो उसको यहाँ पर डालना है, अगर कोई लीव सैलरी इनकेशमेंट है तो यहाँ पर डालना है, हाउसिंग रेंट अलाउंसेस और अमाउंट ऑफ एनी अदर एग्जम्पशन। यहाँ पर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा, मतलब ATC के डिडक्शन आपको यहाँ पर डालने हैं। यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट मतलब टोटल कितने हैं तो इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर हमने ग्रॉस डाला है लेकिन पूरे हमें डिडक्टेबल नहीं होते। ओल्ड टैक्स रेट में 1,50,000 तक ही हमें डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पर डिडक्टेबल अमाउंट मतलब कितना डिडक्शन डिडक्टेबल है, तो यहाँ पर इसको ही कॉपी कर देता हूँ क्योंकि ये सारे अमाउंट 1,50,000 के नीचे है। उसके बाद यहाँ पर पेंशन फंड जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, और बाकी जो यहाँ पर ऑप्शन है इनको आप देख सकते हैं। यहाँ पर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब सेक्शन 80D में अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर देखिए हेल्थ इंश्योरेंस 80D, इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर डिडक्टेबल अमाउंट, यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट, यहाँ पर डिडक्टेबल अमाउंट, मतलब कितना हम क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो बाकी सारे हैं इनको आप देख सकते हैं। मतलब आपको इस RPA फाइल को डाउनलोड करना है जो कि फ्री में है और आप इसको देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में आ जाता हूँ। तो ये सब डालने के बाद हमारे पास टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगा, मतलब जिस पर टैक्स लगने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल टैक्सेबल इनकम है, इसके साथ हम इसको मैच करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम, मतलब इस इनकम पर कितना इनकम टैक्स लगने वाला है इसका आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सरचार्ज अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 डालना है। और यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेज तो यहाँ पर मेरे पास है, कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। हमें कभी कभी सैलरी का एरियर्स मिल जाता है जिसका सेक्शन 89 में हमें रिलीफ मिलता है। अगर ऐसा कोई रिलीफ है तो आपको यहाँ पर डालना है। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा एडवांस है, अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर नेट लायबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बाय द करंट एम्प्लॉयर, मतलब पूरे साल में आपने कितना TDS डिडक्ट किया है। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर रिपोर्टेड अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बाय अदर एम्प्लॉयर, मतलब दूसरा किसी एम्प्लॉयर है जिसके पास भी ये एम्प्लॉय काम करता था। अगर उसने कुछ TDS को डिडक्ट किया है तो यहाँ पर डालना है, अदरवाइज 0। यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर द होल ईयर, मतलब टोटल TDS कितना डिडक्ट किया है। और यहाँ पर शॉर्टफॉल इन टैक्स डिडक्शन या फिर एक्सेस TDS को डिडक्ट किया है तो यहाँ पर आ जाएगा।
और यहाँ पर जो है वो एनेक्सर 3, इसमें जो डेटा देना होता है वो सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन, इनका डेटा आपको यहाँ पर देना है। और ये जो है वो इसके तरह ही है। अगर इस प्रकार से कोई सीनियर सिटीजन या फिर सुपर सीनियर सिटीजन इनको आप सैलरी देते हैं तो यहाँ पर डालना है। अभी ये जो सैलरी डिटेल्स है वो आपको हर क्वार्टर में नहीं देना है, इसको सिर्फ लास्ट क्वार्टर में देना है। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, इसका जब आप टीडीएस को फाइल करेंगे तब आपको देना है। और बाकी जो क्वार्टर है उनमें यहाँ पर फॉर्म, चलन और यहाँ पर एनेक्सर 1 डिडक्टेड डिटेल्स इसको ही देना है। तो अभी मैं यहाँ पर फॉर्म में आता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट फाइल करना है और यहाँ पर चलन इनपुट फाइल, यहाँ पर एरर अपलोड एंड स्टैटिस्टिक रिपोर्ट फाइल पाथ, इसको आपको देना है, जिसको हम इसके पहले देख चुके हैं। और बाकी जो प्रोसेस है मतलब रिटर्न अपलोडिंग की प्रोसेस वो सेम ही है, लेकिन जहां पर आपने 26Q को सिलेक्ट किया था वहां पर आपको 24Q को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से आप फॉर्म 24Q मतलब टीडीएस ऑन सैलरी इसके रिटर्न को प्रिपेयर कर सकते हैं और आप खुद ही इसको इनकम टैक्स पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये कोर्स आपको यूजफुल लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो फ्रेंड्स है जो टीडीएस को सीखना चाहते हैं और हम बाकी भी कोर्स बनाते हैं जैसा कि इनकम टैक्स, एक्सेल, जीएसटी, तो इसको भी कोई सीखना चाहता है तो हमारे चैनल को आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको एडवांस में थैंक यू बोलता हूँ। अभी हम जो टीडीएस का सीपीसी पोर्टल होता है, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेल, ट्रेसेस पोर्टल, टीडीएस रिकंसिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन इनेबलिंग सिस्टम मतलब ट्रेसेस, इसके जो इम्पोर्टेंट ओवरव्यू है इसको देखेंगे। अभी टीडीएस के केस में 3 पोर्टल इन्वॉल्व है। सबसे पहला ट्रेसेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेकंड है इनकम टैक्स जिस पर हम टीडीएस का पेमेंट करते हैं और टीडीएस रिटर्न को अपलोड करते हैं, और तीसरा है एनएसडीएल जहां पर हम पेमेंट करते थे लेकिन अभी हम पेमेंट इनकम टैक्स पे ही करते हैं। तो यहाँ पर ट्रेसेस है, तो यहाँ पर आप ट्रेसेस भी टाइप करेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए टीडीएस सीपीसी ये आ जाएगा। इसको यहाँ पर ओपन करना है, कंटिन्यू, और यहाँ पर हमें लॉगिन करना होता है। लेकिन उसके पहले आपको ट्रेसेस पे लॉगिन आईडी को क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपका 10 नंबर न्यू है तो आपको ट्रेसेस पे एज ए डिडक्टर रजिस्टर करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया है। मतलब आप 10 नंबर लेते ही यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर सकते, आपको मिनिमम 1 रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रिसीप्ट नंबर डाले बिना यहाँ पर आप लॉगिन आईडी को क्रिएट नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर होम पे जाता हूँ। तो ट्रेसेस पे रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर एज ए न्यू और यहाँ पर डिडक्टर यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको 10 नंबर और यहाँ पर कैप्चर कोड डाल के आगे प्रोसेस करना है। लेकिन अभी मेरे पास कोई भी न्यू 10 नंबर नहीं है तो मैं पीपीटी से आपको शो करता हूँ। तो स्टेप 1 है, आपको यहाँ पर रजिस्टर एज ए न्यू यूजर इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर डिडक्टर सिलेक्ट करना है। सेकंड स्टेप है, आपको यहाँ पर 10 ऑफ डिडक्टर मतलब आपका 10 नंबर डालना है और यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड और यहाँ पर प्रोसीड करना है। यहाँ पर स्टेप 3 है, यहाँ पर आपको रिसीप्ट नंबर डालना है जो भी इसके पहले का आपने रिटर्न को फाइल किया है। तो इसी के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रजिस्टर करने से पहले आपको मिनिमम 1 रिटर्न को फाइल करना है। और उसके नीचे अगर आप गवर्नमेंट डिडक्टर है तो आपको यहाँ पर चेक करना है और यहाँ पर आपको जो भी टीडीएस का रिटर्न आपने फाइल किया है उसमें जो चलन है उसके डिटेल्स देने हैं। यहाँ पर बीएसआर कोड और रिसिप्ट नंबर, यहाँ पर डेट ऑफ टैक्स डिपॉजिटेड, चलन सीरियल नंबर, चलन अमाउंट। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 डिडक्टी के डिटेल्स यहाँ पर डालने हैं जिनके अगेंस्ट आपने इस चलन का पेमेंट किया था और टीडीएस रिटर्न को फाइल किया है। अगर 3 नहीं है तो जितने भी है मतलब 1 है 2 है उन सबको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर पैन नंबर और टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड करना है। उसके बाद यहाँ पर स्टेप 4 है, यहाँ पर आप कैटेगरी ऑफ डिडक्टर मतलब आपकी जो भी कैटेगरी है, यहाँ पर पैन ऑफ डिडक्टर, पैन ऑफ ऑथोराइज पर्सन मतलब जो भी ऑथोराइज पर्सन है उसका पैन नंबर देना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऑफ ऑथोराइज पर्सन और डिजिग्नेशन ऑफ ऑथोराइज पर्सन। और यहाँ पर आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ डिडक्टर मतलब यहाँ पर एम्प्लॉई भी है तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पर यूजर आईडी को क्रिएट करना है जो कि आपको अच्छा लगे। और यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी मतलब आप जो यूजर आईडी क्रिएट कर रहे हैं वो अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड को डालना है और कंफर्म पासवर्ड और यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंफर्मेशन पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स को चेक करना है
उसके बाद और कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं और उसके बाद कंफर्म करना है। और उसके बाद आपने जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया था उस पर एक एक्टिवेशन लिंक जाएगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और ईमेल पर और मोबाइल पर जो एक ओटीपी आता है उस ओटीपी को वहां पर डालना है और इस लिंक को हमें 48 आवर्स के अंदर ओपन करना है। एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यूजर आईडी को डालना है, उसके बाद हमें यहाँ पर ईमेल के ओटीपी को डालना है और यहाँ पर मोबाइल के ओटीपी को डालना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट करना है तो आपका एक्टिवेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आप यहाँ से अभी लॉगिन कर सकते हैं। अभी मेरे पास यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएटेड है, मैं यहाँ पर लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन, यहाँ पर मैं यूजर आईडी को डालूंगा, यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर 10 नंबर, यहाँ पर कैप्चर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम ट्रेसेस पोर्टल पर लॉगिन हो चुकी है। अभी यहाँ पर कुछ क्विक लिंक है जैसा कि चलन स्टेटस, डाउनलोड फ्रॉम 16। तो अभी हम जो ट्रेसेस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक कर देता हूँ और अभी हम देखते हैं कि हमारा कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है उसको कैसे देखना है। तो यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे जाना है। तो यहाँ पर देखिए आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड शो हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद यहाँ पर मैनुअल डिमांड जिसका जस्टिफिकेशन आपको ऑफिसर के पास मिलेगा और यहाँ पर प्रोसेस डिमांड। तो यहाँ पर जो भी डिमांड को आपको देखना है उस फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए Q4 फॉर्म 26Q और यहाँ पर अमाउंट है 5750। तो यहाँ पर क्वार्टर पे क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑर्डर के सारे डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब टोकन नंबर, ऑर्डर कब पास हुई है उसकी डेट और यहाँ पर आपको क्यों डिमांड आया है उसका रीजन आपको यहाँ पर मालूम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट, यहाँ पर 5754 बोल रहे क्योंकि हमने जो पेमेंट किया था वो लेट किया था। जैसा कि आपको मालूम है टीडीएस की पेमेंट करने की लास्ट डेट नेक्स्ट मंथ की 7th होती है। अगर उसके बाद आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर टाइप ऑफ डिफॉल्ट और यहाँ पर डिफॉल्ट अमाउंट और यहाँ पर पेएबल अमाउंट आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पर देखिए जस्टिफिकेशन रिपोर्ट के लिए आप यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब इस जस्टिफिकेशन रिपोर्ट में आपको डिटेल में मालूम हो जाएगा कि अगर आपने शॉर्ट डिडक्शन किया है तो किस पार्टी में किया है, ये आपके पास डिटेल में जस्टिफिकेशन रिपोर्ट आ जाएगा। तो इस तरह से क्विकली अगर हमारे पास कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो हम उसको देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमने जो टीडीएस का रिटर्न फाइल किया है उसको कैसे ट्रैक करना है। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट ऑब्लिक पेमेंट में जाना है और यहाँ पर स्टेटमेंट स्टेटस, यहाँ पर स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 22-23, यहाँ पर क्वार्टर, तो यहाँ पर जो भी क्वार्टर है उसको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर Q4, यहाँ पर फॉर्म टाइप मतलब 24Q है, 26Q है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर व्यू स्टेटमेंट स्टेटस, तो यहाँ पर स्टेटमेंट का स्टेटस आ जाएगा, मतलब टोकन नंबर, स्टेटमेंट टाइप्स, फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर, फॉर्म टाइप और यहाँ पर डेट ऑफ फाइलिंग, मतलब किस डेट पर आपने टीडीएस रिटर्न को फाइल किया है। यहाँ पर स्टेटस प्रोसीड विद डिफॉल्ट, मतलब कोई डिफॉल्ट है तो इसके पहले ही हमने देखा है कि हमें इस क्वार्टर का इंटरेस्ट का डिमांड मिला है। तो इस तरह से आपने जो टीडीएस के रिटर्न को फाइल किया है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं और आपको यहाँ पर सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि हमने किसी पर्टिकुलर पार्टी का कितने टीडीएस को डिडक्ट किया है, इसको कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट एंड पेमेंट और यहाँ पर व्यू टीडीएस टीसीएस क्रेडिट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको उस पार्टी का पैन नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 22-23, यहाँ पर Q4 और यहाँ पर फॉर्म टाइप, यहाँ पर 26Q और यहाँ पर गो। तो अगर आपने इस क्वार्टर में कुछ भी डिडक्ट नहीं किया है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन आपने कुछ डिडक्ट किया है तो यहाँ पर देखिए सारे डिटेल्स आ जाएंगे, मतलब स्टेटमेंट डिटेल्स, डिडक्टेड डिटेल्स, कौन से सेक्शन में हमने डिडक्ट और अपलोड किया है, यहाँ पर डेट ऑफ डिडक्शन, ट्रांजेक्शन अमाउंट, यहाँ पर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, टैक्स डिडक्टेड, डेट ऑफ डिडक्शन, टैक्स डिपॉजिटेड, मतलब कितना टीडीएस आपने डिपॉजिट किया है, ये सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हम ट्रेसेस पे पैन नंबर को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब अगर कोई पार्टी टीडीएस डिपॉजिट करने के लिए आपको पैन नंबर देती है और अगर वो पैन नंबर गलत है तो गलत नंबर पे टीडीएस फाइल हो जाएगा।
तो उसके पहले आप उस पैन नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर स्टेटमेंट पेमेंट्स, यहाँ पर पैन वेरिफिकेशन, यहाँ पर आपको पैन नंबर को डालना है, यहाँ पर फॉर्म टाइप, तो यहाँ पर किसी को भी सिलेक्ट करना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और यहाँ पर गो करना है। तो यहाँ पर पैन डिटेल में आपके पास स्टेटस आ जाएगा और यहाँ पर उस पर्सन का नेम आ जाएगा। मतलब यहाँ से हम पैन को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो एक्टिव है या नहीं, या फिर जो नेम है वो सही है या गलत है। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वार्टर में आपने कुछ भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है तो उस क्वार्टर का टीडीएस रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है। मतलब जीएसटी की तरह नहीं है कि अगर आपके पास कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है तो आपको नील रिटर्न को फाइल करना पड़ता है। लेकिन टीडीएस में आप रिटर्न को स्किप कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी क्वार्टर का टीडीएस रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो यहाँ पर आप डिक्लेरेशन दे सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, फिर भी यहाँ पर है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर स्टेटमेंट एंड पेमेंट में जाना है और यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद क्वार्टर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर फॉर्म टाइप, यहाँ पर रीजन, तो यहाँ पर अलग अलग रीजन है। नॉट लायबल टू डिडक्ट फॉर द सिलेक्टेड स्टेटमेंट पीरियड, नो पेमेंट मेड क्रेडिटेड टू डिडक्टी, यहाँ पर टेम्पररी बिजनेस क्लोज, परमानेंटली बिजनेस क्लोज। तो यहाँ पर आपका जो रीजन है उसको सिलेक्ट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर एड स्टेटमेंट डिटेल्स, तो यहाँ पर देखिए ये डिटेल्स ऐड हो जाएंगे। अगर मैं किसी दूसरे डिटेल्स को ऐड करना चाहता हूँ तो भी कर सकता हूँ। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर 22-23, यहाँ पर क्वार्टर 2 26Q, यहाँ पर रीजन तो सिलेक्ट करना है और एड स्टेटमेंट डिटेल्स। तो इस तरह से आप मल्टीपल क्वार्टर और मल्टीपल फॉर्म टाइप इसके रीजन को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर प्रोसीड करना है। यहाँ पर इन सबको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आई एग्री। उसके बाद यहाँ पर आप प्रोसीड करेंगे तो आपका डिक्लेरेशन फाइल हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं, हमने सैलरी का टीडीएस रिटर्न को फाइल किया है, मतलब 24Q। तो फोर्थ क्वार्टर का मतलब जनवरी फरवरी मार्च, ये जो फोर्थ क्वार्टर है उसका रिटर्न फाइल होने के बाद हमें हर एक एम्प्लॉय को फॉर्म 16 और फॉर्म 16 पार्ट बी को प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि उसी के बेस पर वो इनकम टैक्स को फाइल करते हैं। और ये जो एम्प्लॉय को फॉर्म 16 और 16B को प्रोवाइड करना पड़ता है वो ईयरली बेस पर प्रोवाइड करना पड़ता है। मतलब फोर्थ क्वार्टर का जैसे हम रिटर्न को फाइल करते हैं तो पूरे साल का फॉर्म 16 और 16B को हमें अप्लाई करना है और डाउनलोड करके हमें एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करना है। तो अभी हम देखते हैं कि फॉर्म 16 और फॉर्म 16B को अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर ट्रेसेस पे लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड में जाना है और यहाँ पर फॉर्म 16 इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सर्च पैन है। यहाँ पर आप किसी एक ही पर्टिकुलर एम्प्लॉय का फॉर्म 16 और 16B को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर पैन नंबर को डालना है और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो ये जो पैन कार्ड है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अगर आप किसी दूसरे पैन कार्ड का डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर पैन नंबर को डालना है और ऐड और यहाँ पर गो करना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट। और अगर आपके टीसीएस पोर्टल पे डीएससी रजिस्टर नहीं है तो हर एक वक्त आपको कुछ भी करते वक्त यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कोड को जनरेट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर रिटर्न की रिसिप्ट नंबर और चलन को डालकर इस कोड को जनरेट करना पड़ेगा और ये जो कोड है उसको आप पूरे दिन यूज कर सकते हैं। दूसरे दिन आपको कुछ करना है तो नया कोड जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि इस ऑथेंटिकेशन कोड को किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म टाइप इन्होंने यहाँ पर दिया 24Q, क्योंकि हम इसी के रिलेटेड फॉर्म 16 और 16B को डाउनलोड कर रहे हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 22-23 और यहाँ पर क्वार्टर 4 ये जो रिटर्न हमने फाइल किया है उसका यहाँ पर टोकन नंबर या फिर PRN नंबर। मतलब हम ऑफलाइन रिटर्न को फाइल करते हैं तो यहाँ पर हमें टोकन नंबर मिलता है और ऑनलाइन में मतलब इनकम टैक्स के साइड पे रिटर्न को फाइल करते हैं तो यहाँ पर RRR नंबर मिलता है, वो यहाँ पर डालना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो हमने रिटर्न फाइल किया था वो इनकम टैक्स के पोर्टल पे किया था और ये RRR नंबर है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ Ctrl+C और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ और यहाँ पर हमें चालान के डिटेल्स देने हैं। तो यहाँ पर BSR कोड, यहाँ पर डेट ऑफ टैक्स डिपॉजिट। तो यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर डेट डालने हैं और चलन पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम इसी फॉर्मेट में आती है। तो हम उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर चलन सीरियल नंबर, यहाँ पर चलन अमाउंट। तो यहाँ पर हमें चलन अमाउंट को टाइप करना है
और .00, तो इस फॉर्मेट में हमें अमाउंट को डालना है। उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ और यहाँ पर पार्ट 2 में इस चालान के अगेंस्ट हमने जिन पैन कार्ड का टीडीएस को फाइल किया है उन पैन कार्ड को यहाँ पर डालना है। अगर आपके पास 3 से ज्यादा है तो यहाँ पर आपको सिर्फ 3 पैन कार्ड डालने हैं, और 3 है तो तीनों डालने हैं, और 3 से कम है मतलब 1 या 2 तो आपके जितने भी है वो यहाँ पर डालने हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पैन नंबर। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट, तो मेरे पास 1 ही है, इस अमाउंट को भी इसी फॉर्मेट में डालना है। उसके बाद मैं यहाँ पर प्रोसीड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कोड आ चुका है और हम इसी रिटर्न के लिए मतलब 24Q 2223 और Q4 के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, और ये सिर्फ आज के दिन के लिए वैलिड है, कल आपको नया जनरेट करना पड़ेगा। तो अगर आपके ट्रेसेस पोर्टल पे DSC रजिस्टर नहीं है तो आपको इतना सब कुछ करना पड़ता है। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और कहीं पर सेव कर देता हूँ, मतलब पूरे दिन कुछ भी करते वक्त जब भी हमें ये लगेगा तब हम इसको यूज कर सकते हैं। अभी हमारे पास कोड है, हम यहाँ पर डाउनलोड में जाके फॉर्म 16 पे जा सकते हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर और यहाँ पर पैन नंबर। तो इसको इसके पहले हमने जनरेट किया था, और जब भी कोड जनरेट किया उसके नीचे प्रोसीड का ऑप्शन था, तो वहां पर भी हम डायरेक्ट प्रोसीड कर सकते थे, लेकिन बाद में आप करेंगे तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर गो कर देता हूँ, यहाँ पर सबमिट। तो यहाँ पर फॉर्म 16 पार्ट ए एंड पार्ट बी इसकी रिक्वेस्ट सबमिट हुई है, और डाउनलोड में जाकर हम इसको चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमें ऑथेंटिकेशन कोड को पूछा नहीं गया, क्योंकि इसी के लिए हमने कुछ समय पहले जनरेट किया था। अगर यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कोड को पूछा जाता है तो आपको उस कोड को यहाँ पर डालना है। तो अभी मैं यहाँ पर डाउनलोड में जाता हूँ और यहाँ पर रिक्वेस्टेड डाउनलोड, उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे आऊंगा और यहाँ पर व्यू ऑल। तो अभी यहाँ पर देखिए फॉर्म 16B और 16A इसके लिए हमने जो रिक्वेस्ट की है वो यहाँ पर आ चुकी है और ये सबमिटेड है, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर अवेलेबल आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर है, ये जो है वो सेम है, मतलब यहाँ पर फॉर्म 16B और 16A, लेकिन इसके लिए हमने कल अप्लाई किया था और यहाँ पर अवेलेबल में है। तो जब भी यहाँ पर अवेलेबल आ जाता है तो हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी ये सेम है, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर HTTP डाउनलोड इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अभी इसको आप जहां पर चाहते हैं वहां पर सेव कर सकते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, एक न्यू फोल्डर को क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पर TDS सर्टिफिकेट इसको ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर और एक न्यू फोल्डर को क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पर 16 पार्ट बी इसको ओपन कर देता हूँ और इसमें इसको सेव कर देता हूँ। उसी तरह से मैं यहाँ पर 16 पार्ट ए HTTP डाउनलोड और यहाँ पर और एक न्यू फोल्डर को क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पर 16 पार्ट ए और इसके अंदर इसको सेव कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर डाउनलोड में जाता हूँ और यहाँ पर फॉर्म 16, अभी हमने यहाँ पर देखा हमें पर्टिकुलर एम्प्लॉयज का फॉर्म 16A और 16B को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर पैन नंबर को डालना है और यहाँ पर ऐड करना है। लेकिन अगर हमारे पास उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सब का फॉर्म 16A और 16B को हम एक साथ जनरेट करना चाहते हैं और एक साथ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको बल्क पेन डाउनलोड यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आपको सिर्फ फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर गो करना है, यहाँ पर सबमिट। तो आपके पास उस फाइनेंशियल ईयर में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उसका फॉर्म 16 पार्ट ए और पार्ट बी इनके लिए एक साथ रिक्वेस्ट अपलोड हो जाएगी और डाउनलोड करते वक्त भी ये एक साथ डाउनलोड होंगे। इनको डाउनलोड करने की और पीडीएफ जनरेट करने की प्रोसेस सेम ही है। तो अभी हम देखते हैं कि हम इन फॉर्म 16 को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड में जाना है और यहाँ पर रिक्वेस्टेड डाउनलोड, तो यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर टू डाउनलोड यूटिलिटी, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है, यहाँ पर कैप्चर कोड को देना है, उसके बाद सबमिट। और यहाँ पर देखिए फॉर्म 16 पार्ट ए, मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज है उनका फॉर्म 16 का पार्ट ए, और यहाँ पर 16A मतलब जो हमारे वेंडर्स होते हैं जिनका हमने देखा कि 26Q में, जैसा कि TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर, TDS ऑन प्रोफेशनल फीस, TDS ऑन रेंट, इसमें जब हम TDS को डिडक्ट करते हैं तो हमें उनको 16A देना पड़ता है। तो इसमें बेसिकली डिडक्टर और डिडक्टी इनका नेम होता है और कब कब और कितना TDS को डिडक्ट किया है उसके डिटेल्स रहते हैं। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको इस यूटिलिटी को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर क्लिक करना है
तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। और आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको आपको फॉर्म 16 पार्ट बी को देना पड़ता है, जिसमें उनके सैलरी के डिटेल्स रहते हैं। जैसा कि हमने 24Q के टीडीएस रिटर्न को प्रिपेयर कर रहे थे, तो हमने एक एनेक्सर को भरा था जिसमें हमने पूरे साल के सैलरी के डिटेल्स को, मतलब ग्रॉस सैलरी, कितना टीडीएस को कट किया है, कितना डिडक्शन है, वो सब कुछ दिया था। वो सारी अमाउंट यहाँ पर फॉर्म 16 पार्ट बी में आ जाएगी। तो इसको भी मैं यहाँ पर डाउनलोड कर देता हूँ। अभी ये जो है वो फॉर्म 16 पार्ट बी कन्वर्टर है और ये जो है वो फॉर्म 16 कन्वर्टर है। तो राइट क्लिक करना है और यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, तो इसको ओपन कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए ट्रेसेस पीडीएफ कन्वर्टर 1.8.jar और यहाँ पर देखिए हमारे पास जावा है, इसलिए जावा का सिंबल दिख रहा है। अगर आपके पास जावा नहीं है तो ये जिप फाइल में दिखेगा। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और वहां पर जावा 8 32 बिट डाउनलोड और उसको डाउनलोड करना है। फिर वो इस तरह से दिखेगा। इसको मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट फॉर्म 16 जिप फाइल। तो हमने जो जिप फाइल यहाँ पर डाउनलोड की है उसको यहाँ पर ब्राउज करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ शो नहीं होगा। तो यहाँ पर फाइल ऑफ टाइप में आपको यहाँ पर ऑल करना है और उसके बाद जहां पर भी आपने फॉर्म 16A और 16B को यहाँ पर रखा है, मतलब जो आपने जिप फाइल डाउनलोड की थी उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब ये 16 पार्ट ए है, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूं और यहाँ पर ओके। अभी यहाँ पर पासवर्ड, तो पासवर्ड में आपका जो 10 नंबर है उसको कैपिटल में डालना है। उसके बाद ये जो फॉर्म 16 है इसको आप किस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उस फोल्डर को ब्राउज करना है। तो इसको भी यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और अगर आपने बल्क फॉर्म 16 को डाउनलोड किया है तो उसको भी सेम प्रोसेस है, वो एक साथ जनरेट हो जाएगी। और अगर आपके पास डीएससी है तो यहाँ पर अटैच करनी है और यहाँ पर आपको डीएससी को ब्राउज करना पड़ेगा। और अगर पहले से ही यहाँ पर डीएससी सेव है तो यहाँ पर आ जाएगी, इसको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। मतलब आपका जो फॉर्म 16 जनरेट होगा उसके नीचे डिजिटल साइन रहेगी। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर प्रोसीड करना है। यहाँ पर डू यू वांट टू कंटिन्यू विदाउट डिजिटल सिग्नेचर, तो यहाँ पर यस कर देता हूँ। अभी यहाँ पर हमारा जनरेशन स्टार्ट हो चुका है और अगर बल्क फॉर्म 16 है तो ये जनरेट हो जाएंगे। इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए पार्ट ए जनरेट हो चुका है और इसका नेम मैंने चेंज किया है। यहाँ पर पैन कार्ड रहेगा, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर फॉर्म नंबर 16 पार्ट ए और इसमें बेसिकली यहाँ पर एम्प्लॉयर के डिटेल्स और यहाँ पर एम्प्लॉय के डिटेल्स और यहाँ पर पूरे साल में हर एक क्वार्टर में कितने अमाउंट को पेड किया है, कितना टैक्स डिडक्ट किया है और कितना डिपॉजिट किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर किसी एम्प्लॉय का आपने कुछ भी टीडीएस को डिडक्ट नहीं किया है तो भी उसके डिटेल्स आपके टीडीएस के फॉर्म 24Q में आपको डालने पड़ेंगे और उसके फॉर्म 16 को आपको जनरेट करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ और यहाँ पर हर एक मंथ में आपने जो टीडीएस डिपॉजिट किया है वो यहाँ पर बीएसआर कोड, चलन नंबर, ये सब कुछ आ जाएगा। और ये होता है फॉर्म 16 पार्ट ए जो कि हम हमारे एम्प्लॉयज को देते हैं। अभी ये देखिए ये फॉर्म 16 पार्ट बी इसका कन्वर्टर है। यहाँ पर मैं राइट क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर इसको अनजिप कर देता हूँ और ये जो फाइल है इसको मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर सेम है फॉर्म 16 पार्ट बी, इसके जिप फाइल को आपने जहां पर रखा है उसको यहाँ पर ब्राउज करना है। यहाँ पर ऑल फाइल्स, ये फॉर्म 16 पार्ट बी इसकी जिप फाइल है, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर ओके। यहाँ पर मैं पासवर्ड 10 नंबर को डालना है। उसके बाद यहाँ पर फोल्डर का पाथ देना है जहां पर हम इस पीडीएफ को सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ब्राउज ओके और यहाँ पर डीएससी है तो लगाना है और यहाँ पर प्रोसीड। डू यू वांट टू कंटिन्यू विदाउट डिजिटल सिग्नेचर, यस। तो ये जनरेट हो रहा है, इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर 1 पीडीएफ इज जनरेटेड सक्सेसफुली। अभी हमारे पास एक ही पीडीएफ थी, लेकिन अगर आप बल्क में डाउनलोड करते हैं तो ये एक साथ सारे पीडीएफ को जनरेट करेगा। तो यहाँ पर हमारा पार्ट बी जनरेट हो चुका है और इसका नेम मैंने चेंज किया है। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर फॉर्म नंबर 16 पार्ट बी, यहाँ पर एम्प्लॉयर के डिटेल्स, एम्प्लॉय के डिटेल्स और हम यहाँ पर नीचे जाएंगे तो हमने जो फॉर्म 24Q में जो सैलरी डाली थी, मतलब यहाँ पर ग्रॉस सैलरी, डिडक्शन कितना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट कितना है, यहाँ पर 80C में डिडक्शन कितना है, वो सारे डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे जो कि इनकम टैक्स फाइल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी के लिए आपके पास जितने भी एम्प्लॉयज है उनका फॉर्म 16 पार्ट ए और पार्ट बी को आपको डाउनलोड करके उनको आपको पीडीएफ देना है
और आप पार्ट ए और पार्ट बी इनको मर्ज भी कर सकते हैं, मतलब एक ही पीडीएफ बना के उनको दे सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फॉर्म 16A, मतलब वेंडर को जो हम टीडीएस सर्टिफिकेट देते हैं जो कि 26Q में हम रिटर्न को फाइल करते हैं, मतलब टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस, टीडीएस ऑन रेंट, जिनका क्वार्टरली टीडीएस सर्टिफिकेट आपको जनरेट करना पड़ता है और उनको देना पड़ता है। इसको कैसे डाउनलोड करना है और पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है, तो पीडीएफ जनरेट करने की प्रोसेस सेम ही है। तो यहाँ पर डाउनलोड में जाना है और यहाँ पर फॉर्म 16A, यहाँ पर अगर एक ही पार्टी का जनरेट करना है तो यहाँ से करना है, और अगर बल्क में टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर क्वार्टर, यहाँ पर फॉर्म टाइप 26Q, 27Q ये टीसीएस होता है, 26Q, और यहाँ पर पैन नंबर, और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो इस तरह से आप और भी पैन कार्ड को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर गो करना है, यहाँ पर सबमिट। अभी यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कोड, अगर इस दिन में आपने कोई ऑथेंटिकेशन कोड जनरेट किया है तो यहाँ पर डालना है, लेकिन वो जो कोड है वो फॉर्म टाइप 26Q, फाइनेंशियल ईयर 22-23 और क्वार्टर 4 इसी का होना चाहिए, अदरवाइज आपको दूसरे कोड को जनरेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है कि ये जो हमने रिटर्न फाइल किया है उसका टोकन नंबर और उसमें से एक चलन के आपको यहाँ पर डिटेल्स देने हैं और यहाँ पर डिडक्टिव डिटेल्स। तो मैं दोबारा इसको कर देता हूँ। और यहाँ पर प्रोसीड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा कोड जनरेट हुआ है और ये जो कोड है वो आपका फॉर्म 26Q, 22-23 और क्वार्टर 4 इसके रिलेटेड ही आप कुछ कर रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दूसरे किसी ईयर का कर रहे हैं तो आपको नया कोड जनरेट करना पड़ेगा। तो अगर आपका डीएससी रजिस्टर नहीं है तो आपको इतना सब कुछ करना पड़ता है। उसके बाद मैं यहाँ पर प्रोसीड विथ ट्रांजेक्शन कर देता हूँ। तो यहाँ पर फॉर्म 16A इसके लिए रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। यहाँ पर डाउनलोड, रिक्वेस्टेड डाउनलोड, यहाँ पर व्यू ऑल। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म 16A को हमने जो रिक्वेस्ट की थी वो यहाँ पर सबमिटेड हो चुकी है, लेकिन कल हमने जो रिक्वेस्ट की थी वो यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसको हम डाउनलोड करते हैं। ये दोनों सेम ही है, तो इसको सिलेक्ट करना है HTTP डाउनलोड, और इसको आप जहां पर रखना चाहते हैं वहां पर रख सकते हैं और सेव कर देता हूँ। अभी यहाँ पर हमने फॉर्म 16 पार्ट ए इसके लिए जो पीडीएफ जनरेटर को यूज किया था उसी को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट फॉर्म 16, 16A, मतलब दोनों के लिए हम सेम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्राउज कर देता हूँ, यहाँ पर ऑल फाइल, और वो जो जिप फाइल हमने डाउनलोड की है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड कैपिटल में 10 नंबर, यहाँ पर किस फोल्डर में सेव करना है तो ब्राउज कर देता हूं और यहाँ पर प्रोसीड कर देता हूं। यहाँ पर यस, ओके, ओके। तो इसको मैं ओपन कर देता हूं। तो यहाँ पर फॉर्म नंबर 16A, यहाँ पर नेम एंड एड्रेस ये डिडक्टर का है और ये डिडक्टी का है। हम यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमने टोटल कितना अमाउंट पेड किया है, कौन से सेक्शन में किया है, और टोटल कितना टीडीएस को डिडक्ट किया है और कितना डिपॉजिट किया है, पेमेंट कौन से डेट पर किया है, वो सारे डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे। और हमारा जो वेंडर्स है जिसका टीडीएस हमने काटा है उसको हम ये टीडीएस सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारे एम्प्लॉयज है उनके लिए फॉर्म 16 पार्ट ए और पार्ट बी इनको हम डाउनलोड करके पीडीएफ को जनरेट कर सकते हैं। और हमारे जो वेंडर्स है जो कि 26Q में हम उसका टीडीएस रिटर्न को फाइल करते हैं उसके लिए फॉर्म 16A मतलब टीडीएस सर्टिफिकेट को हम डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ में कन्वर्ट करके हम हमारे वेंडर को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने किसी पार्टी से टीसीएस कलेक्ट किया है और टीसीएस सर्टिफिकेट को आप यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड, यहाँ पर फॉर्म 27D, और यहाँ पर जो है वो बाकी प्रोसेस सेम है। यहाँ पर आप एक एक डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर बल्क में मतलब एक साथ, और इसका जो पीडीएफ कन्वर्टर है वो अलग से है। यहाँ पर रिक्वेस्टेड डाउनलोड, यहाँ पर क्लिक हेयर, यहाँ पर कैप्चर कोड, और यहाँ पर फॉर्म 27D पीडीएफ कन्वर्टर, इसको आपको डाउनलोड करना है और बाकी जो प्रोसेस है वो सेम ही है। अभी हम देखते हैं कि अगर आपके पास कोई डिमांड आया है मतलब नोटिस आया है तो उसके लिए हम करेक्शन रिपोर्ट को कैसे फाइल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ और यहाँ पर देखिए आउटस्टैंडिंग डिमांड
मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर और यहाँ पर क्वार्टर पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर मेरे पास डिमांड आया है और वो किसके अगेंस्ट आया है। तो यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट, मतलब हमने जो टीडीएस का चलन होता है उसको लेट फाइल किया, मतलब ड्यू डेट के बाद फाइल किया, तो इसके लिए यहाँ पर इंटरेस्ट आया है और इस इंटरेस्ट का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपके पास सेम क्वार्टर का कोई अनयूटिलाइज चालान है जिसको आपने अभी तक यूज नहीं किया है तो उस चालान का इस्तेमाल आप इस पेमेंट के लिए कर सकते हैं। अदरवाइज आपको न्यू चालान का पेमेंट करना पड़ेगा और चालान का पेमेंट कैसे करना है ये हम देख चुके हैं। लेकिन वहां पर आपको जो डिमांड आया है वो यहाँ पर इंटरेस्ट में है, तो आपको जो अमाउंट डालनी है वो इंटरेस्ट में डालनी है। और इसके पहले का चालान का हेड 200 था, अभी ये नोटिस की बात कर रहे हैं तो 400 में करना है। अगर आप गलती से 200 में भी करते हैं तो भी हम उसको यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्शन रिपोर्ट को फाइल करने के लिए आपको यहाँ पर डिफॉल्ट में जाना है और यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोसीड, यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर क्वार्टर, मतलब जिस पीरियड का आपको डिमांड मिला है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर फॉर्म टाइप 26Q और यहाँ पर करेक्शन कैटेगरी यहाँ पर हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन करना है। और यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट, अभी यहाँ पर गो टू ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर व्यू ऑल या फिर आप यहाँ पर डिफॉल्ट में जाके यहाँ पर ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट इसको सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर व्यू ऑल। तो यहाँ पर देखिए ये जो करेक्शन रिक्वेस्ट है वो अभी हमने जनरेट की है और ये यहाँ पर अवेलेबल है। अगर इसको कैंसिल करना है तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कैंसिल स्टेटमेंट या फिर यहाँ पर अवेलेबल पे डबल क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कोड, अगर आपने आज के दिन में इस पीरियड के लिए कोड को जनरेट किया है तो यहाँ पर डालना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर न्यू कोड जनरेट करना पड़ेगा। तो मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद प्रोसीड, यहाँ पर टाइप ऑफ करेक्शन, तो यहाँ पर चालान करेक्शन, यहाँ पर पे इंटरेस्ट लेट फाइलिंग लेवी, मतलब आप पेमेंट करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर व्यू डिटेल्स, अभी यहाँ पर 5754 इतने इंटरेस्ट का हमें पेमेंट करना है। और इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि सेम क्वार्टर का कोई अनयूटिलाइज चालान है तो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर न्यू पेमेंट करना है या फिर आप पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ पर पेमेंट है 5754 लेकिन अभी आपके पास सिर्फ 3000 है तो उतने का पेमेंट आप कर सकते हैं और बाकी जो पेमेंट है वो बाद में कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट चालान टू पे इंटरेस्ट लेवी इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपके पास सेम क्वार्टर में जो भी चलन अवेलेबल है वो आ जाएंगे। अगर आपने कोई न्यू चलन का पेमेंट किया है तो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा तो ये जो चलन था उनमें हमने टोटल टैक्स को डिपॉजिट किया था 191,831, लेकिन हम इसके पहले इसको यूज कर चुके हैं 191,830, मतलब यहाँ पर सिर्फ 1 रुपए बैलेंस है और यहाँ पर इंटरेस्ट में कुछ भी नहीं है। जो टोटल 1 रुपीज है वो टैक्स में है, तो हमें ये जो टैक्स में अमाउंट है इसको इंटरेस्ट में लाना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी इंटरेस्ट में है तो यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमें इस चलन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एडिट चलन, तो यहाँ पर इंटरेस्ट में मैं 1 रुपीज डाल देता हूँ क्योंकि हमारे पास 1 रुपीज ही बैलेंस है। और यहाँ पर टोटल अमाउंट कितनी है 191,831, तो यहाँ पर हमें 1 रुपये को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो टोटल है वो इन सबके टोटल से मैच होनी चाहिए। तो इस तरह से आपके पास कोई चलन है लेकिन उसकी पूरी अमाउंट यहाँ पर टैक्स में है तो यहाँ पर आपको जितनी चाहिए उतनी इंटरेस्ट में या पर लेवी में, मतलब लेट पेमेंट में आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन उतनी अमाउंट यहाँ पर आपको माइनस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जब भी आप इंटरेस्ट में अमाउंट डालते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे जाना है और यहाँ पर अमाउंट क्लेम एज इंटरेस्ट, वहां पर आपको उतनी अमाउंट को डालना पड़ेगा और ये सिर्फ इंटरेस्ट के लिए डालना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर सेव करना है। ओके, तो अभी हमारा 1 रुपीज रिमेनिंग अवेलेबल बैलेंस इन चलन वहां पर था, वो यहाँ पर इंटरेस्ट में आ चुका है। अभी हमें यहाँ पर प्रोसीड टू इंटरेस्ट यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद इसको यहाँ पर सबमिट करेक्शन स्टेटमेंट यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्शन आ चुका है और यहाँ पर व्यू करेक्शन, इसमें से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर बैक जाता हूँ और यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पर करेक्शन रेडी फॉर सबमिशन इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर व्यू स्टेटमेंट और यहाँ पर सबमिट फॉर प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर करेक्शन स्टेटमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली और आप यहाँ पर डिफॉल्ट में जाके ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट, यहाँ पर व्यू ऑल, तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं।